अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, वीकेंड है और वीकेंड पे हम करते हैं ढेर सारी बातें, मज़े मज़े की बातें। तो वीकेंड जो हमारा स्पेशल शो होता है ना वीकेंड का, सैटरडे वाले दिन, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ये बताएं कि आप कहाँ घूमने जा सकते हैं, आप घर में खुद क्या खाने बनाकर खा सकते हैं और इसके अलावा आप अपना पूरा हफ्ता कैसे प्लान कर सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जब सैटरडे का दिन है या आपको पता है कि नेक्स्ट डे संडे है, तो संडे वाला दिन बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। संडे वाले दिन एंजॉय करना है, संडे वाले दिन सोना है, नींद भी पूरी करनी है, साथ साथ अच्छे खाने भी खाने हैं और जो नेक्स्ट आपका वीक है उसको प्लान करें। क्योंकि अगर आप एक वीकेंड पे 2 घंटे या 1 घंटे निकाल के अपना नेक्स्ट जो पूरा वीक है वो प्लान कर लेती हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन, तो यकीन करें कि आपका पूरा हफ्ते का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। और वो कैसे कि सबसे बड़ा मसला होता है, हर घर में सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि आज क्या पकेगा। तो ये जो है ना सवाल कि आज क्या पकेगा, ये मेरी अम्मी भी पूछती रहती हैं, ये सब घरों में जो है वो सब अम्मियाँ पूछती रहती हैं कि भाई तुमने क्या खाना है, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। तो आप इस सवाल से बचने के लिए इस हफ्ते बैठ के पूरे हफ्ते का प्लान कर लें कि आपने क्या क्या पकाना है और कौन सी डिश जो है आपने रिपीट नहीं करनी। क्योंकि हर दफ़ा लोग ये कहते हैं कि जी सोचने ही सोचने में इतना टाइम लग जाता है और आपको पता है इसमें कितना स्ट्रेस होता है। ये हमें तो लगता है ना कि ये एक बहुत शायद नॉर्मल सी बात है, ये तो रोज़ की बात है कि हम ये सोचते हैं कि आज क्या पकेगा। इसमें भी कई ख़वातीन स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं क्योंकि वो ये कहती हैं कि किसी ने मेरे घर में जो है वो बिरयानी खानी होती है, किसी ने जो है दाल खानी है, कोई गोश्त नहीं खाता, कोई मुर्गी नहीं खाता। और हमें पता ही नहीं होता कि कुछ ऐसे स्ट्रेसेस हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो रहे होते हैं और बाद में रियलाइज़ होता है कि हमें वैसे तो कोई स्ट्रेस नहीं था, हम अगर ये छोटे छोटे स्ट्रेस बन के जो है ना मिल के ये बड़ा डिप्रेशन बन जाते हैं। तो अपना हफ्ता प्लान करें। अगर आप जिस भी चीज़ में पूरे हफ्ते स्टक होते हैं उसको प्लान करें, देखिए आपका पूरा हफ्ता भी अच्छा जाएगा, वीकेंड भी अच्छा जाएगा और साथ साथ आप अच्छा खाना खाएं, साथ साथ आप अच्छी हेल्दी एक्टिविटी करें, ये बड़ा ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें तो ये तो बहुत ही अच्छा है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि आज हम आपके साथ में जिन गेस्ट को मिलवाने वाले हैं ये हमारी बड़ी फेवरेट गेस्ट हैं और वीकेंड के हिसाब से जो है ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हमारे साथ में शेयर करती हैं और बहुत ज़बरदस्त इनका जो खाना बनाना है उसका स्टाइल भी बड़ा अच्छा है और इनकी रेसिपीज़ आप लोग को पसंद भी बहुत आती है। मैं बात कर रही हूँ वजिया की। वजिया हमारे साथ मौजूद हैं और वजिया से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वजीहा ये बताएं, पूरा हफ्ता प्लान करने के लिए मैं लोगों को तो कहती हूँ, आप भी सुनती हैं ये सजेशन या नहीं सुनती? बिल्कुल सबा, मैं आपकी बात सुनती हूँ और वैसे भी जो है ये बड़े बूढ़े कहते थे कि कम खर्च बाला नशी। ठीक हाँ। है, तो कम आप अपना पूरा मील प्रेप करें, पूरा वीक प्रेप करें और कैसे आप लोग कम खर्च में ज्यादा गजाइत के साथ खाने बना सकते हैं, ये आज का टॉपिक मैं और आप मिलकर शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए कि कम बजट में किस तरीके से आप अच्छे अच्छे खाने बना सकते हैं। और ये जो सवाल है ना आज क्या पकेगा, ये ज़रा पूरे हफ्ते की ख़वातीन की टेंशन दूर करें आप कि भाई आज क्या पकेगा। तो स्टार्ट करें अपनी रेसिपीज़। जी सबा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे बड़े बूढ़े कहावत थी है कि कम खर्च बाला नशी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये कोई बड़ाई नहीं है। हाँ ठीक है, आप वीक में एक दफा या 2 वीक्स में एक दफा रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि हजारों रुपया जा जाके आप जो है बाहर खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उससे बरकत भी नहीं आती है और आपके पैसे भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जाया होते हैं। ठीक है, आप लोग एंजॉय करते हैं, अच्छी बात है, हम भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आप लोग पूरा हफ्ता अपना प्लान कर लेंगे और संडे को आप एक दिन जो है या सैटरडे को आप एक दिन बाहर आउटिंग कर भी लेंगे, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपने घर में लेकिन पूरा हफ्ता जो है ना वो कम खर्च में गुजारना है ताकि आप वीकेंड पे एंजॉय कर सके। एंजॉय करें, लगाएं, वीकेंड पे जाके बेशक बाहर चले जाएं, लेकिन जो पूरा वीक है ना उसको आप लोगों ने कैसे अपने बजट में लेके आना है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। श्योर, बिल्कुल। तो आपके बजट में, मेरे बजट में और हमारे व्यूअर्स के बजट में जो डिशेस अच्छे से आ जाती हैं उसकी रेसिपीज आप शेयर कीजिए। अच्छा सबा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने संडे वाले दिन ना पूरे मील का मील आपने ना लिख लेना है। आपने अपने सारे अफराद को बिठा लेना है घर के और उनसे पूछना है कि आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है, क्योंकि हर घर यही एक प्रॉब्लम है
कि बेटा ये नहीं खाता, बेटी ये नहीं खाती, मियाँ ये नहीं खाता, तो हमने सबसे यही पूछ तो लेना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर किसी की चॉइसेस अलग अलग होती हैं, और इस सारे सिचुएशन में जो हमारे वालिदैन है, यानी स्पेशली अम्मी, वो बड़ा परेशान होती है कि मैं क्या पकाऊं कि ऐसा कि भाई सब खा लें। जी बिल्कुल, तो हम लोग सबके प्रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए हम संडे वाले दिन एक मील प्रेप कर लेंगे, जो कि हमारा हमने एक डायरी पे लिख लिया और उसको हमने ना किचन के एक हमारे कैबिनेट पे लगा देना है। Done. उसमें हम लोग करेंगे, हम लोग ना चिकन भी यूज करेंगे, दालें भी यूज करेंगे, सब्जियां भी यूज करेंगे, और पूरे वीक को ना हम लोग ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाएंगे। अब जैसे मंडे वाला दिन है, Right. मंडे वाला दिन होता है तो अपने दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है। आप जो है क्या, आप जो चिकन है ना, उसको आप लोग ना पूरे वीक के लिए ना डिवाइड कर लें। आप 1.5 किलो मुर्गी लें, ठीक है, और उसको आप 4-4, 6-6 बोटियां करके आप पूरे वीक के लिए ना उसको आप उसके पैकेट्स बना के रख दें। अब चिकन निकाल आप किसी सब्जी में डाल सकते हैं, आप लोग घिया दाल बना सकते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छी जो सब्जियां हैं उसको आप चिकन के साथ बना सकते हैं। इसी तरह गोश्त का आप पैकेट बना लें, गोश्त आप थोड़ा सा डालना है, सब्जी में भी डालना है, दाल में भी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। सब्जियों पे, दालों पे आपने अपना एम्फेसिस जो है वो ज्यादा रखना है। और प्रोटीन के सोर्स में आप लोग कबाब बना सकते हैं घर में, आप लोग जो कोफ्ते बना के फ्रीज कर सकते हैं। जब आप लोगों का दिल, आप बस थोड़ा सा पैकेट निकालें चिकन का, उसको सब्जी में डालें, दाल में डालें, एंजॉय कीजिए। सही। अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं कि पूरे हफ्ते चिकन को आराम से फ्रीज किया जा सकता है और फिर उसके पैकेट्स बना के उसको रख लें, वॉश करके उसको अच्छे तरीके से रख लें, और उसके बाद जैसे ही आपने जो भी चीज़ें बनानी हो तो वो उस हिसाब से जो है वो रेडी रखी हुई होगी। राइट वजिया? पर आपको मैं बता रही हूँ कि आपने ना 1.5 किलो 2 किलो का चिकन ले लेना है पूरे वीक के लिए, और उसके अंदर से ना आप 4-4, 6-6 बोटियों का ना आपने अलग-अलग थैलियां बना के ना वॉश करके अच्छी तरीके से फ्रीजर में रख देना है। उसके बाद जब आप कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल भिंडी चिकन बनाना है, हाँ। तो आप खाली बना रहे हैं, आप चिकन के साथ भिंडी को अमेल्गम कर देंगे तो बहुत अच्छा आएगा। अच्छा वजीहा, आपकी रेसिपीज बताने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि चिकन को फ्रीज करने का क्या तरीका है? जिस तरह से अभी आपने बताया, बहुत अच्छा आपने ये तरीका बताया कि पूरे हफ्ते के लिए चिकन को फ्रीज करके रख दें खवातीन, और फिर उसके कुछ जो है छोटे छोटे पैकेट्स बनाने। बट कैसे फ्रीज करें कि चिकन खराब ना हो, क्योंकि आपको पता है कराची में तो बहुत लोड शेडिंग है, तो इसको फ्रीज करने का सही तरीका क्या है? अच्छा सबा, सबसे पहले आपने चिकन लेना है, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने उसको ड्राई कर लेना है पंखे में, ताकि एक्सेसिव उसका पानी जो है ना वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर चिकन में पानी होगा तो ऑब्वियसली जब लोड शेडिंग होगी, लाइट जाएगी, तो वो मजीद पानी छोड़ेगा, पिलपिलासा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अच्छी तरीके से स्ट्रेनर में चिकन को रखना है ताकि एक्सेसिव पानी निकल जाए। उसके बाद आपने पूरा चिकन ही सीजर में ऐसे नहीं डाल देना, फिर आपको बहुत तंगी होगी, आप लोग हथौड़े मार रहे होंगे, चिकन को तोड़ रहे होंगे। आपने क्या करना है, आपको पता होगा कि मैंने पूरा वीक जो है वो, या पूरा मंथ का चिकन आप लोग मंगा लें, हाँ। और आप लोग छोटी थैलियों में ना उसको आप 6-6, 7-7, 8-8 बोटियां, जितने आपके घर में अफराद हैं, वो आप लेके आप उसके एक पैकेट बनाएं। पैकेट बना के आप उसको जो है बड़े से शॉपिंग बैग में डालकर फ्रीजर में रख दें। अब आपको जब भी जरूरत है, आपने एक पैकेट चिकन का या 2 पैकेट चिकन के निकालने हैं, आप कढ़ाई बनाएं, आप किसी सब्जी में यूज करें, आप चिकन दाल बनाएं, आप हलीम बनाएं, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सही, ये तो बहुत अच्छी आपने जो है वो टिप्स शेयर किए। अब बताइए रेसिपीज कैसे स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करते हैं वीकेंड रेसिपीज से, फिर हम उसको जो है वो लेके जाएंगे आगे तक कि हम 3-4 दिन की रेसिपीज करने की कोशिश करेंगे जितना हमारे पास टाइम है। जी वजिया, वीकेंड पे क्या बनाएं? सबसे पहले वीकेंड पे ना हर कोई घर होता है और दिल कर रहा होता है जबरदस्त सा खाने को, तो तब हम वीकेंड पे कोई दाल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे बहुत अच्छी सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस और सॉटेड वेजिटेबल्स, ताकि हमारी वो एक रेस्टोरेंट की क्रेविंग भी खत्म हो जाए और जो है वो अच्छा सा खाना भी खा लें। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेक प्लैटर की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल, शेयर कीजिए। अच्छा, सबसे पहले सबा आपने क्या करना है, आपने लेना है एक चिकन ब्रेस्ट और उस चिकन ब्रेस्ट के आपने फिलेज बनवा लेने हैं। एक ब्रेस्ट के 6 फिलेज निकालने हैं आपने, और उसको आप मैरिनेट करेंगे। 4 टेबलस्पून सोया सॉस, राइट, 4 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो तकरीबन हाफ टी स्पून,
मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक एज पर योर टेस्ट। इन सब चीजों को अच्छी तरीके से लगा के आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधा घंटा। आधे घंटे के बाद आप एक ग्रिल पैन लेंगे। अगर ग्रिल पैन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल फ्राइंग पैन में आपने जो है तेज आंच पे चिकन को जो है वो स्टेक एंड आपका चिकन स्टेक रेडी हो जाएगा। साथ हम बनाएंगे बहुत ही शानदार मशरूम सॉस जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल होने वाली है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पैन में लेना है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बटर। बटर जरा सा तो उसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक। चॉप्ड को जरा सा सौते करने के बाद आप उसके अंदर ऐड करेंगे 1 10 कटे हुए मशरूम। सही। मशरूम को स्टर करने के बाद आप उसके अंदर ऐड करेंगे 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम, नमक एज पर योर टेस्ट, व्हाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक बॉयल आएगा तो हमारी मशरूम सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे सॉटेड वेजिटेबल्स, क्योंकि प्रोटीन भी हो गई हमारी हमारी सॉस भी हो गई। साथ हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसको सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ। ठीक है, सही। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है गाजर और उसको आपने जूलियन स्लाइसेस में काट लें। अच्छा। जुकीनी या लेंगे आप, छिलके समेत आपने उसको मोटे मोटे पीसेस में काट लेना है। ब्रोकली ले लें, गोभी ले लें, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो वेजिटेबल्स आपने लेनी है और उसको उबलते हुए पानी के अंदर आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड के लिए ब्लांच करना है। जो ही वो ब्लांच हो जाएंगी आपने उसको सेपरेटली रख लेना है। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे एक हम उसका मिक्सचर बनाएंगे जिसके अंदर हम पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और बारीक कट लहसुन तकरीबन 2 टेबलस्पून। ऑयल के अंदर लहसुन फ्राई करने के बाद वो सारी ब्लांच की वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे और उसको सीजन करेंगे नमक, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और ऑरिगेनो के साथ। टॉस करेंगे। हमारी जबरदस्ती जो सॉटेड वेजिटेबल्स है रेडी हैं, स्टेक रेडी है, सॉस रेडी है। ठीक है, बस अब ये जो हमारी चीजें रेडी हो गई है ना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं वजिया, वापस आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हमारे साथ वजिया मौजूद है, मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमारे साथ में शेयर कर रही है। वजिया, कंटिन्यू कीजिए आप अपनी रेसिपीज़। उसके बाद फिर मैंने आपसे जो है ख़वातीन के हवाले से ये भी पूछना है कि इस वीकेंड पे आप ख़वातीन को क्या गिफ्ट दे सकती हैं, ऐसी रेसिपी कि जिससे उनका वज़न भी कम हो और फिर उनका जो वाटर इनटेक है वो भी बैलेंस हो जाए, यानी डिहाइड्रेशन भी नहीं हो और इसके अलावा एनर्जी बूस्टर भी हो। ऐसी रेसिपी ज़रूर आपने बतानी है। लेकिन उससे पहले आप अपनी ये वाली जो रेसिपीज़ हमें बता रही थी कि संडे से लेके मंडे तक क्या बनाना है, वो कंटिन्यू कर लीजिए जी। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने स्टेक्स की बात की। स्टेक का प्लेटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। ब्रेक पे जाने से पहले हमने स्टेक्स के ऊपर मशरूम सॉस डालनी है, सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ हमारा प्लेटर जो है वो वीकेंड के बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस सेम को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं, जितने आपके घर में मेंबर्स हैं उस हिसाब से आप लोग स्टेक्स बना सकते हैं। ठीक है, सही। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाली हूँ अपने जो खवातीन है, स्पेशली उनके लिए। और हमारी खवातीन के अंदर ना स्पेसिफिकली बेली फैट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चों को देख रही होती हैं तो बैठ जाती हैं, उनका बचा हुआ खाना जो है वो खा लेती हैं, तो उनका पेट जो है वो थोड़ा सा ब्लोटेड हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि अगर आप इस्तेमाल करें और आपको फायदा ना पहुंचा तो फिर आप मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, आप बताइए कि भाई ये जो आप हमारे साथ में रेसिपी शेयर कर रही हैं जिससे वज़न भी कम होगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, एनर्जी भी जो है वो मेंटेन रहेगी, ये कौन सी रेसिपी है भाई? अच्छा सबा, चूंकि मेरे व्यूअर्स को भी पता है कि मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज किया है, मैंने जो है वो बहुत ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, तो मैं क्या करती हूँ, अभी भी स्टिल मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी जब ब्रेक थी मैं भाग के जाके अपने लिए बना के लाई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था और मुझे ऐसे डिहाइड्रेशन सी हो रही थी। तो ये जो ड्रिंक
ये आपकी हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है, आपके बेली फैट को कम करेगी, आपको तस्कीन देगी। कुछ नहीं है, सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है। और ये देखिए मेरे पास पूरा एक जग मौजूद है जिसके अंदर मैंने बनाया हुआ है लेमन एंड चिया सीड्स का वाटर, ठीक है, लेमन और चिया सीड्स का पानी बनाया हुआ है। और ये आपने क्या करना है सबा, कैसे बनेगा ये, आपने ना पूरी रात ना चिया सीड्स को भिगो देना है। तकरीबन आप 2 टेबलस्पून ले लें चिया सीड, तुक्का मलंगा ले, चिया सीड्स ले लें। तुक्का मलंगा और चिया सीड्स में फर्क होता है। चिया सीड्स जो हैं वो थोड़े से वेट लॉस के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप चिया सीड्स यूज करें तो आप तुक्का मलंगा भी ले सकते हैं। और आपने उसको 2 टेबलस्पून ले लें और उसको पानी में भिगो दें। वो इतने ज्यादा फूल इतने ज्यादा हो जाएंगे। अब आपने कितना ये वाला पानी आपने सारा दिन पीना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने पानी लेना है। ये तो छोटा जग है, आप बड़ा जग में लेंगे पानी। पानी के अंदर डालेंगे 1 लेमन। लेमन जो है वो फैट कटर है, लेमन जो है वो चीज से भरपूर है और आपको जो ताकत भी देता है, तकवीयत भी देता है और साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी होता है। सही, चिया सीड आपने बताया, तुखमलंगा बताया और लेमन, राइट? हाँ, नहीं सॉरी, चिया सीड्स है। आप तुखमलंगा भी ले सकते हैं, हाँ। लेकिन ये चिया सीड्स है, चिया सीड्स है और लेमन है। और उसके अंदर बिल्कुल एक छोटी इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। दालचीनी के क्या होगा कि आपका फैट यूं कट होगा, आपका जो बेली फैट है ना वो ऐसे मेल्ट होगा कि वो खुद पता चलेगा कि लेमन और सिनेमन से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस पानी को आपने फ्रिज में रख लेना है। और जब आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, जब आपको पानी की तकलीफ है, आपको जब चाहिए पानी ना, तो आप ये पानी, यकीन करें आपकी लाइफ जो है ना वो यूं बदल जाएगी। एक तो आप हाइड्रेशन करेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी और जो आपकी दिल को तकलीफ पहुंचेगी और साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस भी हो जाएगा। जबरदस्त आपने जो है वो रेमेडी, जबरदस्त रेसिपी, दोनों ही चीज़ें मैं इसको कहूँगी आपने शेयर की है। और ये ख़वातीन के लिए वाकई इस वीकेंड पे जो है वो वजिया की तरफ से तोहफा है और ये बहुत अच्छा आपने बताया। वजिया, ये बताएं आप खुद भी ये अप्लाई कर रही हैं, खुद भी आजकल आप यही रेमेडी कर रही हैं, यही रेसिपी शेयर कर रही हैं खुद भी अपने लिए भी? तबा मैं अभी से नहीं, मैं पिछले 3-4 साल से ये पानी पीती हूँ। अच्छा। और क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है, तकरीबन 20 से 25 kgs मैंने रिड्यूस किया है अपना वेट। और इसी पानी के साथ क्या होता है कि आपका जो बेली फैट, स्टबन बेली फैट होता है ना, वो कट होता है और साथ ही साथ गर्मी में आपको हाइड्रेशन भी मिलती है। तो जो चीजें मैं आपको बताती हूँ ना वो मैं खुद अप्लाई भी करती हूँ, ये नहीं होता करती। अब आपकी बात करने से पहले मैंने बनाया हुआ था, ऑलरेडी बनाया हुआ था। हाँ। तो इसका मतलब है जी, तो आप लोगों को मैंने बताया ना। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा वजिया, अब हम रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। ये बताइए कि आप और कौन सी हमारे साथ में रेसिपीज़ शेयर कर रही हैं जो कि कम बजट में बन जाए और वीकेंड भी अच्छा हो जाए और मंडे ट्यूसडे भी जो है उसके साथ ही प्लान हो जाए, कोई नई रेसिपी भी हमें मिल जाए उसके साथ? अच्छा सबा, अब हम लोगों ने वीकेंड की बात कर ली, अब हम लोग डेली रूटीन पे आ जाएंगे। अच्छा, दोपहर के खाने में ना बहुत ज्यादा मसला होता है क्योंकि दोपहर के खाने में गर्मी बहुत होती है और दिल कर रहा होता है कुछ लाइट सा खाया जाए। तो हम दोपहर के खाने में ना सब्जियों को इंक्लूड करें। आजकल मार्केट में घिया है, टींडे हैं, मटर हैं, उसके बाद गोभी है, भिंडी है, ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत ही शानदार भिंडी चिकन की रेसिपी दूंगी जो कि आप लोग साथ खाएंगे, साथ लस्सी बना लेंगे, नमकीन, थोड़ा सा व्हाइट बटर ले लेंगे और चिकन और लस्सी। जी बिल्कुल। क्या होता है, भिंडी से आपको प्यास लगती है, तो जो लस्सी है ना, हाँ। उसको वो आप जब ना तो आपका प्यास नहीं लगेगी और आपके दिल को तकलीफ भी पहुंचेगी। सही, ठीक है, बताइए रेसिपी भिंडी चिकन और लस्सी की रेसिपी। सबा आपने क्या करना है, आपने लेनी है तकरीबन आधा किलो भिंडी। भिंडी लेने के बाद आपने उसकी टेल को कट करना है और उसकी हेड को कट करना है। और जो भिंडी रहती है उसको आप इसे सेंटर से 2 करना है। हमें इतने की भिंडी चाहिए, वो हमने कट के रख ली। अब हम इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे तकरीबन 1/4 कप के जितने ऑयल में, ताकि उसकी खत्म हो जाए। नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। भिंडी को फ्राई करके हम लोग साइड पे रख लेंगे। अब हम लोग चिकन का मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम पैन में लेंगे तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। ऑयल के अंदर हम डालेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे और अदरक लहसुन डाल के चिकन डाल देंगे।
चिकन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद सारे बेसिक स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, गरम मसाला है और जीरा है। चिकन को अच्छी तरीके से भूनेंगे और उसके बाद टमाटर की पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 टमाटर आपने लेने हैं, जरा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और वो टमाटर की पेस्ट आप ऐड करें। अब टमाटर चिकन को आप इतना भूनेंगे कि चिकन टेंडर हो जाए और टमाटर जो है वो प्रॉपर्ली ग्रेवी बन जाए। जब ग्रेवी बन जाएगी आप उसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी, हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदर, थोड़ा सा हरा धनिया और उसको दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने के बाद 5-7 मिनट के लिए दम देंगे और जबरदस्त की लजीज आपकी भिंडी चिकन रेडी है। साथ आप बाजरे की रोटी ले लें, हमने लास्ट शो में भी अपने डिस्कस किया था। बाजरे की रोटी ले लें, आप जौ की रोटी ले लें, आप गंदम की रोटी ले लें, साथ आप लोग देसी घी चोपड़ लें उसके ऊपर और मीठी लस्सी या फिर नमकीन लस्सी साथ आप लोग जो है वो सर्व करें। सही, ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो भजिया आपने शेयर की है। अच्छा, अब ये तो हो गई जी भिंडी चिकन और लस्सी, इसके कम्बिनेशन के साथ एक प्रॉपर रेसिपी। अब ये बताएं कि अब चिकन के साथ मज़ीद और क्या कुछ बनाया जा सकता है? सब्ज़ी ना हो उसमें, लेकिन वो कुछ ऐसा हो कि अगर मेहमान वगैरह भी आ रहे हैं तो उनके साथ उनके सामने सर्व भी कर लिया जाए उसको। अच्छा सबा, आज ना फिर मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी चिकन की जो कि आपके मेहमान अगर आपसे रेसिपी ना पूछेंगे ना तो फिर आपने मुझे पकड़ लेना है। मैंने बस अगर अच्छा बना तो मैंने फौरन से वजिया का नाम लेना है कि बस ठीक है आप वजिया से कांटेक्ट करें, वजिया आपको बताएंगी अच्छी रेसिपीज। ठीक है, हम बना रहे हैं बसमती टिक्का चिकन कढ़ाई, जो कि आपके मेहमान आ जाएंगे तो आपके मेहमान आपकी दाद देंगे आपको खाकर उस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम बनाना है बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई। रेसिपी दूं आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 किलो चिकन। ठीक है, 1 किलो चिकन है, मेहमान आ रहे हैं, हमारी दावत हो रही है, तो हमने 1 किलो, आप रेसिपी को आधा भी कर सकते हैं, रेसिपी को आप लोग डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। आप है तकरीबन आधा कप से जितना ऑयल, ऑयल के अंदर डालेंगे तकरीबन 1 मुट्ठी भर के बारीक कटी हुई अदरक। ऑयल के अंदर अदरक को आप लोग इतना सौते करेंगे कि ऑयल के अंदर खुशबू आ जाए अदरक की। ठीक, साथ आप ऐड कर देंगे 1 किलो चिकन हड्डी वाला। ठीक, उसको आप स्टर फ्राई करेंगे, नमक डालेंगे 1 टीस्पून और उसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख देंगे, उसे गलने के लिए छोड़ देंगे। अदरक और नमक के अंदर चिकन को हम इतना पकाएंगे कि चिकन हमारा 80% कुक हो जाए। जब चिकन कुक हो जाएगा हम एक बलोची टिक्का मसाला बनाएंगे ग्राइंडर के अंदर। अब उसमें आप क्या करना है, आपने लेना है भुना हुआ सफेद जीरा तकरीबन 1 टेबल, भुना हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, सही, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। इन सब चीजों को आपने दरदरा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। जब ये तीनों चीज ग्राइंड हो जाएंगी आप इसको बोल में डालेंगे। बोल में डालने के बाद इसके अंदर और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें काला नमक तकरीबन ½ टीस्पून, राइट, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। सही, ये हमारा एक सस्ता बलोची टिक्का मसाला रेडी हो गया। इसको आप लोग लेबल करके स्टोर भी कर सकते हैं अपनी किचन कैबिनेट्स में। अब जब चिकन पक गया था ना, उसके अंदर हम वो सारा का सारा मसाला जितना बनेगा ना वो सारा मसाला ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, की खुशबू आने लग जाएगी। उसके अंदर 2-3 टमाटर की पेस्ट डालेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी जबरदस्त की बलोची टिक्का कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाए। चलिए जी, ज़बरदस्त रेसिपी वजिया आपने हमारे साथ में शेयर की है और ज़रूर मैंने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है घर पे और फिर मैंने आपको बताना भी है कि वजिया कैसे बनी और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको मिलवाएंगे डॉक्टर सुकैना से और उनसे करनी है आज हमने ढेर सारी बातें, क्योंकि वीकेंड है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, आपके हड्डियों जोड़ों के हवाले से, मसल पेन, जॉइंट पेन के हवाले से, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर सुकैना और डॉक्टर सुकैना जिस तरह की रेमेडीज़ बताती हैं अनबिलीवेबल, अमेजिंगली, ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वेलकम करते हैं डॉक्टर सुकैना को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं डॉक्टर सुकैना?
बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो बेटा? आप लोग मैं सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, डॉक्टर से कहना, जब भी आप रेमेडीज़ बताती हैं तो बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताती हैं, और जो जिस नेचुरल तरीके से आप रेमेडीज़ बताती हैं, लोग जब उसको अप्लाई करते हैं हमारे पास बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आता है। तो मैं चाहूँगी कि आज आप उन लोगों के हवाले से बताएं जिनको जॉइंट पेन है, जिनको मस्कुलर पेन है, या जो चाहते हैं कि उनके मसल्स हेल्दी हों, जॉइंट्स हेल्दी हों, उसके क्या नेचुरल वेज़ हैं, ये हमारे साथ में शेयर कीजिए। सबसे पहले तो वाटर इनटेक जो है ना, आपका अर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द या गठिया का दर्द, यानी एनी काइंड ऑफ बॉडी पेन इन एक्स, पानी की आदत डालेंगे। और पानी आपको, जो जोड़ों के दर्द वाले हैं, उनको कम से कम 12 से 15 ग्लास, ये 250 ml वाला ग्लास पीना होगा। सुबह निहार मुंह में आपको एक बहुत अच्छी सी पहले रेमेडी देती हूँ, फिर मैं पानी पिलाना सिखाती हूँ। सही। आपने क्या करना है कि ल्यूक वार्म वाटर लेने का, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है? बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, बस ऐसा नॉर्मल भी होगा या ल्यूक वार्म होगा। अगर कब्ज है तो ल्यूक वार्म होगा, ठीक है? उसके अंदर आपने पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, लेमन डालेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा, जो हम लोगों के बेकिंग में यूज होता है, जैसे केक वगैरह पर, उसका हाफ टी स्पून, ठीक है? और हाफ टी स्पून आपने इसमें हल्दी डाल दी, ठीक है? ये चारों चीजें आपने निहार मुंह पी ली तो आपका बाउल सिस्टम एकदम गैस फ्री हो जाएगा, आपका बाउल सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी में गैस बनती है तो पेन ज्यादा होता है, यूरिक एसिड बनती है तो पेन ज्यादा होता है, और ये यूरिक एसिड और गैस दोनों की पक्की पक्की दोस्ती है। और जब ये दोनों साथ में आते तो आपको डांस कराते और आपको सोने नहीं देते। यूं खींच रहा है, कोई यूं खींच रहा है, ये खिंचवतानी जो बॉडी की है ना, वो काफी अच्छी हो जाएगी। ये अभी वो वाटर नहीं, क्योंकि जैसे ही वो पानी अगर मैं पी लूँ ना तो मैंने फौरन ही वॉशरूम में जाना होता है, और जो वॉशरूम फौरन आता है तो इट मीन कि आपका सिस्टम क्लियर हो रहा है। स्टार्टिंग में इतना फास्ट कंट्रोल नहीं देगा, लेकिन कोई भी होम रेमेडीज और हर्बल रेमेडीज होती है, और अगर वो उसमें कोई कार्टिजन और स्टेरॉइड नहीं है तो वो स्लो स्लो काम करे, ठीक है? सही। For now we are taking, how we be taking water, just I show you how to drink. राइट। बड़ी सांस ली, जी। वैसे तो 3 सिप में पीते, मैं एक ही सिप में पी जाती हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई है पानी पीने की। सही। चलिए जी, पानी। ये हल्का वार्म से ग्लास मेरा फ्रोजी हो रहा है। हाँ। और हम लोग जैसे समझते कि ठंडा पानी हमें बहुत अच्छा फील करता है, वो सिर्फ यहाँ तक फीलिंग होती है, अंदर जाके वो हीटेड, ओवर हीटेड हो जाता है, क्योंकि वो आपके नेचुरल तरीके से बना हुआ नहीं है, वो गैस यानी बर्फ के तरीके से बना हुआ है। तो अभी इसमें ये है कि आपको मैं ये बता दूं कि पानी आप लोग ठंडा समझ के पीते हो तो वो कोई नहीं, दूध का इंटेक आपको बढ़ाना है, छाछ का इंटेक बढ़ाना है। छोटी सी मैं रेमेडी देती हूँ, और आखिरी में मुझे C21 चैनल के लिए गुड न्यूज जरूर पूछिएगा। मैं आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त, आपके शो की वजह से वो गुड न्यूज दूंगी, और ये आपके शो वालों के लिए स्पेशली होगी। लेकिन फाइनल पे मैं एक ट्रीटमेंट सिखाऊंगी अपने हाथ से खुद को कैसे। अब आपने मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ा दी है। मैं चाह रही हूँ, मैं बड़ी चालाक हूँ, मैं चाहती हूँ आखिरी तक प्रोग्राम लोग देखें। देखो ना, उसको चालाकी बोलते हैं, हाउ टू डील विद द पीपल, कि आपको पकड़ के रखे कि भाई ये क्या बात होने वाली है, अभी क्या बताएंगे डॉक्टर से कहना। लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है C21 मॉर्निंग शो के लिए। ओके, ठीक है, वो मैं आखिरी में बताऊंगी विद लिटिल एक्सरसाइज। अच्छा चलिए, आपको पहले पता चलेगा, आपको नहीं चलेगा तो आगे कैसे बात। राइट जी। अब ये सबसे पहले तो लेडीज के अंदर लिकोरिया की जो बीमारी होती है उसकी वजह से अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, उनके गायनी के मसले, उसके हार्मोन्स के मसले, तो यंग एज से ये आपकी हड्डियों में बढ़ता जाता है। हमें पता ही नहीं चलता। आजकल छोटे बच्चे भी बोलते हैं मेरे पाँव में दर्द है, एसी में सो गए तो पाँव में दर्द है, थोड़ा सा भाग दौड़ की तो पाँव में दर्द है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो जेंट्स का भी ल्यूकोसाइटिस जा रहा होता है, और लेडीज का भी लिकोरिया का मसला होता है, और गायनी का मसला जरूर होता है, उसमें मैं इंक्लूड करती हूँ। और यूरिक एसिड यूरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आपको लिकोरिया है तो यूरिक एसिड यूरिया आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और अगर छोड़ देंगे तो वो आपको पेनफुल बॉडी कर देगा। तो ये सबसे यूरिक एसिड और यूरिया अगर आपको आता है तो आपने बड़े का गोश्त बिल्कुल छोड़ देने का है।
तलन और जो आइटम्स होते हैं यानी फ्राइड आइटम जो डीप फ्राइड होते हैं उसको टोटल आपने मिनिमाइज कर देना है और अपना वजन बढ़ने नहीं देना है और अपने आप को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने का है। अभी अभी मैंने एक रेमेडी दे दी जो आपको निहार मुंह करनी है, यकीन करें। मैं 3 दिन से ये शुरू किया, मैंने एक नेट पे देखा था और मेरी एक आदत है हर चीज को आजमाओ, क्योंकि बेकिंग सोडा समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैंने बोला चलो कोई हम सब चीजों में ब्रेड में और सब जगह तो खा रहे, लेट्स ट्राई समथिंग। फिर मैंने उसमें एक और चीज ऐड कर दी और दैट वाज लाइक हल्दी। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक है, कहीं भी आप उसको लगा लो, कहीं भी आप उसको खा लो, आपके घुटनों में भी जाता है और आपकी बॉडी के अंदर जब जाता है तो वो 100% काम करता है। और अगर गर्म दूध रात को पी रहे हैं तो उसके अंदर भी आप जो है ना हल्दी डालें। और एक दूध 100% काम करता है, जो मैं आपको बताऊं, जो तिल सफेद तिल होते हैं ना उसको आप यानी जैसे 2 या 3 चम्मच भिगा दो, ठीक है, ऐसे जैसे कोई ग्लास लिया उसमें पानी के साथ 2 या 3 चम्मच भिगा दो। फिर इसके अंदर 1 आध 2 घंटे के बाद भिगाने के बाद या ओवरनाइट भिगाने के बाद सुबह उसको ब्लेंडर कर लो, एकदम फाइन ब्लेंडर कर दो, पता ही नहीं चले कि हमने तिल डाला था। यकीन करें अगर ये और इसमें 1/4 टीस्पून आप हल्दी डाल दें तो 101% आपकी बॉडी के इंस्टेंटली है ना आपके पेन रिलीज हो जाएंगे। आप ही के प्रोग्राम में मैंने बहुत बार आपको बहुत सारे रेमेडीज दिए, लेकिन अभी भी दे दूंगी क्योंकि मेरा काम ही रेमेडीज है। देखिए आपने क्या करना है, मेरा काम ही रेमेडीज है ना। तो बाजार में जाती हूँ ना तो मुझे सब रेमेडीज ही पूछ रहे होते हैं, तो मैं बोलती चलो मेरी शॉपिंग का टाइम पास हो गया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इतना निकलती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं निकलती हूँ तो 90% मुझे लोग पहचानते हैं और आपके चैनल की वजह से काफी लोग मुझे पहचानने लगे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का थैंक यू कि मैं वापस जिंदा हो गई हूँ, नहीं तो मैं तो ऑलमोस्ट काम छोड़ चुकी हूँ और ऑनलाइन ही थोड़ा बहुत कर रही थी। लेकिन गुड न्यूज मैं आखिरी में बता रही हूँ, वो जरूर पूछिएगा, ठीक है। उसके साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है से बता दूंगी जो कि बहुत काम करेगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कहे, जैसे कमरकश आपने ले लिया, मको ले लिया, इसके साथ गुंदर ले लिया, फिर ड्राई फ्रूट्स या ड्राई जो फ्रूट्स मिलते हैं जिसमें बादाम है, अखरोट है, ये सब जो भी अवेलेबल हो, 4 मगज है, ऐसे सब चीजें जो भी अवेलेबल हो, हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता है। और उसके साथ जो है ना सिंगारे, ये सब 100 ग्राम लेके आपने उसको पाउडर बना के रख दिया है। अब आप बच्चों के लिए क्या डील करेंगे कि इसमें कोको पाउडर थोड़ा डाल देंगे 5-6 चम्मच और इसके अंदर ब्राउन शुगर डालेंगे इंस्टेड ऑफ, या फिर मिश्री डालेंगे। चीनी नहीं डलेगी, चीनी नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो आपने ये सीधा आपने इसको डाला और इसको आपने काम पे ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका एक फूड हो गया जो आपको खाना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको ये जब आप खा रहे हो, जब आप ये खा रहे हो ना तो इसके साथ आपने दूध में डाल के पी लिया या फांक के दूध में पी लिया। और इसके आप छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हो, जैसे अगर इसमें अंजीर और खजूर को भी ब्लेंडर कर दिया थोड़े से पाउडर के अंदर और छोटे छोटे गोले बना लिए और ऊपर से तिल का एक कोटिंग दिया, व्हाइट तिल का, तो यकीन करें वो बहुत स्वीट लड्डू बन जाते हैं और मल्टी वाइटामिन होते हैं। और एक दूसरी रेमेडी भी मैं देती हुई चलूं कि देखिए सफेद जीरा 5 या 6 चम्मच ही बना के आपको अपनी पर्स में रखनी। मेरी पर्स में हर वक्त पड़ा होता है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे लेके खाते भी हैं। मैं क्लब जाती हूँ जब अपने प्रोग्राम्स वगैरह में, तो लोग सब मुझसे मांगते हो जरा सा आपका वो टोटका तो खिला दे। तो मैं सबको 1 चम्मच खिला देती हूँ और चमचा भी मेरे पास तांबे का उस बॉटल के अंदर। तो बड़ा लोग मेरे अप्रिशिएट करते और आते हैं। इसमें क्या है वो मैं बता दूं, धकनी सुपारी मैंने बहुत काम करती है, धकनी सुपारी। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सौंफ ली, 4-5 चम्मच ले लिए, सफेद जीरा 4-5 चम्मच ले लिया। फिर इसके अंदर हमने कलौंजी जो है ना वो नाम की डाली, जैसे एक जस्ट टू फ्लेवर इट। और उसके साथ हमने एक और चीज है, सौंफ, कलौंजी और अजवाइन। हाँ, 5 चीजें। और मैं धकनी सुपारी भी डालती हूँ, 6ठी चीज। अच्छा, ये और इलायची भी डाल दो तो एक अच्छी सी खुशबू आती है आपके मुंह में। ये आपने चूल्हा बंद किया और उसको हल्का सा भून के फौरन बाहर निकाल दिया, बिल्कुल सेकना नहीं है, पका के। और ठंडा होने पे बॉटल्स भर ले। घर में चलते फिरते बच्चे भी बहुत, उनके मुंह पे भी चम्मच भर के खिला दो, सब खा रहे होते हैं, इतने मजे का बनता है। और आप तो खास खाएं क्योंकि आप इतने कैमरा के सामने बैठी होती तो आपको तो एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। और ये यकीन करें कि
ये जबरदस्त गुटखे सिगरेट सुपारियों के, अच्छा ये भी गुड न्यूज एक और बता दूं, मैं गुटखे सिगरेट और सुपारी का इलाज फ्री करती हूँ। जैसे मैं शुगर का इलाज फ्री कर रही थी और 5 बच्चों का इलाज फ्री कर रही थी, अभी मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे गुटखे खा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं माँ भी हूँ, दादी भी हूँ, फिर डॉक्टर भी हूँ, तो मेरे पास तो 3 वैरायटीज मिली हुई है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैंने सोचा कि चलो अभी एक अच्छी चीज, एक जर्मनी की होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, लेकिन वो जर्मनी से आती है, लोकली मिलती ही नहीं है, तो वो मैं सबको एक 21 to 41 डेज का कोटा दे देती हूँ, और साथ में उसको जो भी बोलना होता है, कुछ कुरानी आयतें जिसकी हेल्प लेनी होती है। अब यकीन करें 90% जिनको मैंने दिया, 90% लोगों ने ये चीज गुटखे सिगरेट सुपारियां छोड़। बिल्कुल। अच्छा सुकैना आपा, बिल्कुल अभी ये ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा कि जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं उनके हवाले से भी आपके पास ट्रीटमेंट है, आप उनका इलाज भी करती हैं। वहीं मैं ज़रूर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे पूछूंगी कि जो छालिया या सुपारी वगैरह इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं और उनको इसकी क्रेविंग होती है और वो रुक ही नहीं पाते, उनके लिए क्या रेमेडी है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो डॉक्टर सुकैना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज़बरदस्त रेसिपीज़ और ज़बरदस्त रेमेडीज़ वो हमारे साथ में जो है वो शेयर कर रही हैं। रेमेडीज़ के हवाले से अभी वो जिक्र कर रही थी उन लोगों का जो गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके हवाले से उनके पास ट्रीटमेंट भी है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग सुपारी खाते हैं, छालिया खाते हैं, उसकी क्रेविंग होती है और उसके बगैर नहीं रह सकते, उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, जैसे आप लोग 2 चीजें हैं जो आप अपनी जेब में, जैसे आप गुटखे की पैकेट्स रखते हैं, हाँ। सुपारियों की पैकेट्स रखते हैं, इसी तरह जिप लॉक की छोटी बैग्स बना लें। उसके अंदर होगा क्या, क्या आपने मुलेठी ली, ठीक है, मुलेठी ये पान के अंदर जाने वाली चीज है, जो कॉमनली सब पान वालों के पास मिलती है, पंसारों के पास भी मिलती है, कॉमन सी चीज है। वो छोटे छोटे टुकड़े उसके ले ले। ढकनी सुपारी जो हड्डियों के लिए काम करती है, नुकसान नहीं करती, खून नहीं जलाती है। फिर इसके अंदर आपने इलायची ली और लौंग ली और सौंफ डालनी है तो सौंफ भी डाल सकते हैं। ये 5 आइटम आप छोटी पैकेट बना लें। अब जब आपको क्रेविंग होती है ना, तो आपने ये उठा के खा लेनी है, ठीक है। तो उसमें जो आपको जूस पीने का, रस मुंह में आने का वो जो फीलिंग है, वो आपकी काफी कंट्रोल में आ जाएगी और इस चीज का फायदा भी होगा। और आपको जो नशा अगर चाहिए कि मैं ये गुटखा या वो, क्योंकि वो बेसिकली नशा ही है, जो आप लोग ये गुटखे सिगरेट सुपारियां जो भी होती है, आपके माइंड को ड्राउजी कर देता है, क्योंकि आपके पूरा एक टार और निकोटीन और गंदगी से भर देता है और आप ब्लेयर हो जाते हैं, बेहोश जैसे एक मजा आ जाता है। तो वो मजा इन चीजों में आता है, बट आपने ये फीलिंग लेनी है कि इसका जो रस है वो खाली सोच के जरिए। मैंने कहा ना कि अभी आज एसी हमारा खराब हो गया है, तो अभी मैंने नहीं चलाया और पंखे में खोल नहीं सकते आपकी आवाज की वजह से। जी। तो अब इसमें ये है कि अभी मैं फील करूँ कि आई फील वेरी कूल, आई फील वेरी गुड, तो डेफिनेटली आई विल फील गुड। बस वो आपको फील करना है कि ये गुटखे और सिगरेट और सुपारियों की मजा है। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको एक बताया था कि यूं हाथ डाल के और अपने लिवर को चेक किया जाता है। गुटखे सिगरेट सुपारी वालों के मुंह नहीं खुलते। अच्छा। मुंह क्यों नहीं खुलते? उसकी ये कि ये अब नुकसान करने लगे, यानी आपने स्टेज कैंसर का फर्स्ट स्टेज पर इन हो गए हो अगर ये मुंह पे 4 उंगलियां नहीं जाती। अगर ये 4 उंगलियां जा रही है तो समझो कि अभी लिवर डैमेज नहीं हुआ। नफल पर एक शुक्राना कि अल्लाह मैंने रहम कर लिया, लेकिन रहम अल्लाह उसी पे करता है जो उस बात को अमल करता है। और दुनिया में आए हैं तो कोई मकसद के लिए आए, कोई ना कोई मकसद के लिए आपकी जिंदगी अभी तक पड़ी हुई है और आपसे अल्लाह कुछ चाहता है कि आप कुछ अच्छा करके जाए। तो प्लीज अपनी जिंदगी को गुटखे सिगरेटों में और बुराइयों में नहीं, और वो इलाज फ्री है, मुझसे ले लीजिएगा। ठीक। अच्छा और जी आप अब नेक्स्ट हमें हमारे साथ क्या शेयर कर रही हैं? नेक्स्ट आपके लिए मैं गुड न्यूज ये कि अगर आपकी पब्लिक आपको जवाब दे रही है तो मैं आपके चैनल से C21 से कपिंग ट्रीटमेंट में अपने घर में सबको करना सिखा दूंगी। किसी कपिंग सेंटर पे, और ब्लेड वाली कपिंग हार्मफुल होती है, वो सीरम निकाल देती है। मैं एक्चुअल कपिंग का सिस्टम है वो अभी हमारा कपिंग सेंटर खुल रहा है, उसमें मैं आप लोगों के चैनल के लिए पूरी ट्रेनिंग दे दूंगी अगर आप लोग चाहोगे तो, ताकि वो घर में खुद ही करना, ताकि आपको किसी की जरूरत ना हो। सेकेंड, 17, 19 and 21 ऑफ मुस्लिम डेट,
C21 चैनल के व्यूवर्स जो कराची में है उनके लिए हजामा फ्री है 3 डेज का। तो Okay. 3 कप्स आपको फ्री मिलेंगे। 0345223208 पे अपना अपॉइंटमेंट सेट कर लें क्योंकि चले रश होगा उस दिन। चले जी, ये तो ये बहुत अच्छी बात है। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स फाइन। और सो स्वीट ऑफ यू। हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर उनको इस तरह से जामा कराना है तो वो हमारे रेफरेंस से सुकैना आपा से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्योंकि रेमेडीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम अपने मसल्स और जॉइंट्स जो हैं वो कैसे उनके अंदर इलास्टिसिटी पैदा कर सकते हैं, किस तरीके से उनको जो है ना वो सेहतमंदी की तरफ लेके जा सकते हैं, और जिनको जोड़ों का दर्द होता है वो क्या करें? देखिए, जोड़ों के दर्द वालों को सबसे पहले तो बड़े का गोश्त बिल्कुल भी खाना नहीं। ठीक। अगर वो बड़े का गोश्त खा रहे तो वो अपना बहुत नुकसान करे। तलन और वर्कआउट थोड़ा सा जरूरी है, चाहे वो फिजियोथेरेपी की स्टाइल में करें। नेट पूरा भरा हुआ, और डॉक्टर सुकैना 101 हर्बल पे मैंने बहुत सारी रेमेडीज दी हुई है। और अब तो मैं एक्सरसाइज भी बता रही हूँ काफी हद तक कि ये वाले पेन के लिए ये एक्सरसाइज करें, ये वाले पेन के लिए, क्योंकि आपका चैनल स्टेबल है। लेकिन आगे के लिए अगर आप लोग रिकॉर्डिंग लेंगे तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगी कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी नॉर्मल से एक्सरसाइज करनी है, जो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। पलंग पे लेटे लेटे कर ली, कुर्सी पे बैठे बैठे कर ली, लेकिन वो मूवमेंट पर है तो फिर हम मूवमेंट वाला आपको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। तो उधर हम ये भी ट्रेनिंग दे देंगे आपको, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को मूवमेंट पे नहीं लाते तो लुब्रिकेशन आपके बोन्स के बीच में कैसे बनेगी। ये जब अगर मैं ये हाथ भी हिला रही हूँ तो इसके अंदर लुब्रिकेशन है तो मुझे दर्द नहीं तो कड़ की आवाज आएगी और मेरे को ये टर्निंग भी मेरी नहीं होगी। तो आपको मूवमेंट रखनी चाहिए। मैं अगर 3 डेज जिम नहीं जाती हूँ मेरा बदन अकड़ने लग जाता है, क्योंकि एक तो एज फैक्टर 65 चल रहा है, और फिर हार्ट पेशेंट भी मैं रही हूँ, मेरे पास स्टन लगे हुए, 2 नंबर का दिल पकड़ा हुआ है मैंने। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत काम करती है। अच्छा, एक और भी छोटी सी रेमेडी देती हुई चलो, कि जिनके बदन अकड़ते हैं, जैसे ना एक किस्म का अकड़ता है तो उसमें शुगर भी, उसमें बड़ा काम शुगर भी। आपको बताओ, जिनको शुगर होती है उनके पेन तो टेरेबल पेन होते हैं। तो इंसुलिन पे बॉडी के गलत तरीके से पहुंच रहा है या एक्सेस में पहुंच रहा है तो उधर भी आपके पेन शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए 2 चीजें मैं आपको, मामूली सी कॉमन सी चीजें जो मैं आपको बता दूं कि आपके पानी के जो टैंकर्स है, चाहे आप बिल्डिंग में रहते हैं चाहे अपने घर में अगर हो सकता है, तो सबके लिए एक दफा नेकी करनी। और वो सल्फर जो गंधक होता है, गंधक जो होता है जिसको सल्फर कहते हैं, वो 25 रुपए किलो मिलता है इस वक्त। तो आप 10-20 किलो टांकी के अंदर डला देंगे तो सदका जारिया भी हो जाएगा आपका, क्योंकि आप सबको अच्छा पानी सल्फर वाला पिला रहे। और सल्फर के 95% बल्कि 99% को यानी उसके साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो बैक्टीरिया जो पानी स्टे करता है उसको काट देता है। अब आपने ये ग्लास अगर पानी का लिया, उसके अंदर ऐसे थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ी फिटकरी का रखे और उसको ऐसे घुमा दे, तो यकीन करें कि ये जो है ना यूरिक एसिड पे बहुत काम करता है। जैसे आपके पानी के कूलर है, तो पानी के कूलर में भी अगर एक दफा घुमा देंगी तो वो पूरा घर जो पानी पीता है, तो हम अपने पानी के टैंकर में फिटकरी और सल्फर तो डालते ही रहते हैं। और जहां मुझे चांस मिलता है, जैसे अभी हम थर में बहुत काम करते हैं, मेरा 90% काम थर पे है। हम वहाँ पे हमारे अच्छे बड़े डोनर्स भी है, मेडिसिन वगैरह भी हम ग्रुप बना के देते हैं। लेकिन थर में मैंने बहुत सारे कुएं खुदवाए, मैं अकेली नहीं हूँ, उसमें पूरा ग्रुप होता है। हर कुछ 5, 10, 50 हजार जैसे जो जितना डोनेशन देना चाहता है। तो हम थर के डीपनेस में भी जाते हैं, तो हम वहाँ पे जब हमारा कुआं खुद जाता है तो हम लोग उधर बहुत सारा सल्फर डालते हैं। और सल्फर तो मेरी तरफ से ही होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पानी तो दे दिया लेकिन गंदा पानी कैसे पिलाए सबको। सही। तो सल्फर आप अपने घरों में भी डालें, अगर जहाँ चांस आपकी नेकी करनी है तो सल्फर डलवा दें। और 25 रुपए किलो हर जगह पे मिल जाता है, और अगर ज्यादा लेते तो 20 रुपए किलो भी दे। सही, ठीक है। अच्छा, ये तो आप, हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है आपने जिस तरीके से आप बता भी रही हैं, और लोगों को वो इस तरह से पार्टिसिपेट भी करना चाहिए ताकि दूसरों की मदद भी हो जाए, सदका जारिया भी है, और ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, रेमेडीज़ के हवाले से ना ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे होते हैं डॉक्टर सुकैना कि हमें ये बताएं कि हम डार्क सर्कल्स का क्या हल करें, क्योंकि थोड़े अरसे रेमेडी की, थोड़े अरसे ट्रीटमेंट कराया, पिगमेंटेशन ख़त्म हुई, डार्कनेस ख़त्म हुई, लेकिन फिर दोबारा से ट्रीटमेंट छोड़ा, फिर दोबारा से रेमेडी छोड़ी, दोबारा डार्क। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, वो वक्ती जो लोग क्रीमों को और अपर चीज को जानते हैं वो वक्ती होगा,
है मेरी क्रीम ले लें या कोई दुनिया की 5,000 वाली क्रीम, 10,000 वाली क्रीम ले, वो वक्त ही होगा। जो भी है आपके अंदर है। अगर आपके डार्क सर्कल बन रहे तो स्लीप साइकिल आपकी 4 स्लीप साइकिल होती है, उसको आप जरा सा उसको अंडरस्टैंड करें। 12 बजे से 5-10 मिनट पहले बिस्तर पे चले जाएं, 3 बजे से 5-10 मिनट पहले बिस्तर पे चले जाए, सुबह 6 बजे से 5-10 मिनट पहले चले जाए और शाम के 3 बजे से 5-10 मिनट पहले चले जाए। और सोने से पहले कोई सोच नहीं रखनी। अगर मेरा दिमाग कोई सोच में है तो उसको अल्लाह हवाले कर दे, या अल्लाह या अल्लाह या रहमान। एक तस्वीर, 1000 तस्वीर नहीं करनी, क्योंकि फिर माइंड आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि ये तस्वीर रह गई, वो तस्वीर रह गई। नहीं, 1 तस्वीर जो आपको पसंद है, जैसे आप उसको इसमें आजम की तरह आप पढ़ रहे हैं, जैसे या अल्लाह या रहमान, या एक तस्वीर, जस्ट 1 तस्वीर। तो वो तस्वीर आपको स्लीप साइकिल पे ले जाएंगे। और जैसे बिस्तर में जाते हैं और आप सब सोच हटा दें, जो कि बहुत मुश्किल है। सोच हटाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली हार्मोनल एज, जो टीन्स की एज होती है ना, उधर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और बुढ़ापे वाली नींद, जैसे अभी मुझे जरा तो नींद नहीं आती, लेकिन मैं भी एक तस्वीर लेके उसको सो जाती हूँ। तो वो एक तस्वीर मुझे अपनी आसमान पे ले जाती है और मुझे सुला देती। तो यहाँ से मेरी अभी पफीनेस है, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ऑनलाइन काम होता है। मैंने पहले ही बताया था कि रात को मेरा ऑफिस है। तो इस तरीके से साइकिल जो है, तो फिर अगर दिन में भी सोते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे प्रोलॉन्ग नींद होनी चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया। और ऊपर से ये हटा देनी है साइकिल जो मैंने बताया, 12, 3, 6, 9, ये वाली साइकिल को आप अपने हाथ में रखेंगे कि 10 मिनट पहले जाएंगे, सोच नहीं रखेंगे। फिर भी नींद नहीं आती है तो इसके लिए छोटा सा रेमेडी है कि आपने दूध लिया, उसके अंदर खसखस जो होती है, खसखस जो इसमें हमारी मिठाइयों में लगती है, वो 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून उसको मिला के उसको पी लें, तो उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है और वो नेचुरल नींद होती है। अच्छा, काली किशमिश और मुनक्का भी अगर आप ले रहे हैं, काली किशमिश और मुनक्का भी आप ले रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना आपके कीमती वक्त के लिए, और बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ शेयर की, बहुत ज़बरदस्त बातें जो है हमारे साथ में शेयर की। बात यह है कि रेमेडीज़ तो आप ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ जो पॉजिटिव बातें उन्होंने की हैं उसके ऊपर भी एम्फेसाइज़ करें, उसके ऊपर भी गौर करें। जैसे कि उन्होंने कुएँ का जिक्र किया, या फिर उन्होंने कहा कि सोने से पहले जो है तस्बीहात कर लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप मलेशिया कैसे जा सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम कहीं नहीं जा रहे, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब जिस टॉपिक के हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ, ये सबका फेवरेट टॉपिक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं मलेशिया का, स्टूडेंट कैसे बाहर जा सकते हैं, और अगर उनका बजट कम है तो उनके पास क्या वे आउट है, कौन से ऐसे तरीके हैं कि वो मलेशिया जा सकते हैं, स्टडी प्लान पे जा सकते हैं, इमिग्रेशन वीज़ा पे जा सकते हैं, या फिर इसके लिए और कौन से प्रोसेस है जिसको अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मुल्क से बाहर जाने के लिए कोई इंटरेस्टेड होता है तो या तो वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिनकी यहाँ पाकिस्तान में या स्पेशली कराची में अगर कोई जॉब नहीं होती, तो वो ये सोचते हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं और 4 पैसे कमा लें, या फिर वो स्टूडेंट जो कि मैट्रिक में होते हैं और मैट्रिक से ही वो अपने लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा प्लान कर रहे होते हैं कि वो बाहर जाकर पढ़ भी लें और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी दे दें। ये बड़ा अच्छा प्लान होता है, क्योंकि मुल्क से बाहर जो स्टूडेंट होते हैं उनको एटलीस्ट की सहूलतें मैसर होती हैं कि वो पढ़ भी लें और साथ साथ कुछ अर्न भी कर लें। तो इस सारे सिनारियो पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया शाजिब भाई ने, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिब भाई। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा शाजिब भाई, आज हम बात करने लगे हैं मलेशिया के हवाले से कि मलेशिया कैसे जा सकते हैं, मलेशिया का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमेशा जिस तरह मैं स्टार्ट करती हूँ कि पहले हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम उन लोगों के हवाले से बात करेंगे जो सिर्फ रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं, एंड देन फैमिलीज़, और फिर उसमें जो प्रोसेस या फिर वहाँ पर जो भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं या नई जो पॉलिसीज़ है वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। मैट्रिक इंटर का स्टूडेंट मलेशिया कैसे जा सकता है, इसमें उसको क्या फ़ायदा है और उसका बजट जो है वो कितना लगेगा, ये बताइए। अच्छा जी सबा, आज आपने जो कंट्री चूज किया है वो मेरा ख्याल है एक ऐसा जबरदस्त कंट्री है कि जिसके फीचर्स सबसे ज्यादा हैं। क्योंकि हम हमेशा जितना भी कंट्रीज की बात करते हैं तो ज़ाहिर हम सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं कि उस कंट्री में लोगों के लिए आसानियां क्या मौजूद हैं
तो हम हमेशा देखते हैं 4-5 फीचर्स के हवाले से, लेकिन आज जो हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं जिस कंट्री के, मलेशिया के हवाले से, तो उसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है लो बजट के हवाले से, कि जिसके पास बजट बिल्कुल ही कम है और वो ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो स्टडी के लिए फिर भी बाहर जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक तो लो बजट है, दूसरा ये कि इसमें लो ग्रेड्स हैं। इसमें मैट्रिक इंटर की आपने बात की कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिसके ग्रेड्स बहुत कम है, इट मींस कि अगर की 50% भी है तो वो भी मलेशिया अप्लाई कर सकता है जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमेशा जब भी बात हो रही होती है कि हम हमेशा 70% 80% की बात कर रहे होते हैं, स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मलेशिया एक ऐसा बेहतरीन उन तमाम लोगों के लिए ऑप्शन है कि अगर आपके ग्रेड्स 2 हैं, मैट्रिक में आपकी परसेंटेज कम है, इंटरमीडिएट में अगर आपकी परसेंटेज कम है, तो उसके बावजूद भी आप एडमिशन भी ऑफर करता है और इसके साथ साथ आपका वीजा भी उस पर लग जाता है, क्योंकि वीजा का भी एक जो प्रोसेस होता है उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। तो अगर आपके लो ग्रेड्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो आइल्स के हवाले से। अक्सर जो बच्चे परेशान होते हैं कि हमें एक लैंग्वेज एग्जाम में अपेयर होना है, और अक्सर लोग जब हमारे पास भी आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि हमारे वो ऑप्शंस बताइए जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मलेशिया का ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी तरह का आपको कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना, ना आपको कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोगों का पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है, वो है लिविंग कॉस्ट के हवाले से, कि वहां हम जाएं तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा ना आए और हम कम बजट के अंदर अपने एक्सपेंसेस भी बेयर कर लें, वहां पे कुछ जॉब्स भी कर लें। तो मलेशिया आपको स्टूडेंट वीजा के अंदर एक ऑफर करता है कि आप साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब भी करें और आपके लिविंग एक्सपेंसेस बाकी कंट्रीज के मुकाबले में काफी कम है। रेंगेट ज़ाहिर है वहां पर एक जो करेंसी वहां की यूज होती है और जो कि ज़ाहिर है 25-30 रुपए के अराउंड पाकिस्तानी बनती है, तो उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा नहीं आता। और एक और सबक जो एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा होता है वो है वीजा का प्रोसेस करना, क्योंकि देखिए ड्रीम्स सारे लोगों के होते हैं कि हमें मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करना है, जाना है, लेकिन वीजा हमारा लगेगा या नहीं लगेगा, वीजा के चांसेस पर हमेशा हम बात करते हैं। लेकिन मलेशिया का एक ऐसा क्विक फॉरवर्डिंग ऑप्शन है कि जिसपे वीजा का टाइमलाइन भी बड़ा कम है, वीजा की फीस बहुत कम है और वीजा का प्रोसेस भी बहुत इजी है और वीजा का रेशो बहुत ज्यादा इजी है। तो मलेशिया एक जबरदस्त कंट्री है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो है ये मुस्लिम कंट्री है। जाहिर है जब एक मुस्लिम कंट्री है तो आपको बहुत सारी आसानियां वहां पर सेटलमेंट्स के अंदर इजी हो जाता है आपके लिए, वरना हम हमेशा जब भी यूरोपियन कंट्रीज की या दूसरे कंट्री करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आती रहती है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी एक जबरदस्त इसमें चीज है कि मलेशिया का जो पासपोर्ट है ना वो टॉप 10 के अंदर आता है। मलेशिया का जो रैंकिंग पासपोर्ट है वो टॉप 10 में आता है। उसमें 180+ कंट्रीज अलाउड है कि आपके पास आपको फ्यूचर में अगर सिटीजनशिप मिलती है, पासपोर्ट आप रिसीव करते हैं, 180+ कंट्रीज उसमें अलाउड है। और फिर जाहिर उसके पास आपके पास मल्टीपल इंटेक्स भी उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट्स के हवाले से वो तमाम चीजें बताई हैं जो एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं, वो समझते हैं कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। मैट्रिक के बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें कि वो बच्चा जो मैट्रिक के बाद जाना चाहते हैं और ऑप्शंस मलेशिया के लिए वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देखिए सबा उसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ऑप्शन उसके पास ये अवेलेबल है कि वो कोई भी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले, जो कि नॉर्मली तकरीबन 2.5 से 3 साल का डिप्लोमा एक होता है मलेशिया में, और वो लो कॉस्ट के अंदर, जिसकी कॉस्ट पाकिस्तानी तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान होती है। वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी इससे कई ज्यादा जो मतलब अपनी कॉस्ट के अंदर वो डिप्लोमा ऑफर कर रही हैं। तो आपको जो टोटल कॉस्ट उसकी बेयर करनी है वो 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए के अंदर डिप्लोमा की कॉस्ट है। इनिशियल डिपॉजिट है आपका, एंड देन आपका सारा वीजा फीस प्रोसेस करके आपका क्विकली 2 से 3 महीने के अंदर वीजा ग्रांट हो सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें चूंकि परसेंटेज बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, तो वो तमाम लोग जिनकी 50% भी हैं तो वो मलेशिया का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनमें तमाम फीचर्स भी शामिल होते हैं। अच्छा शाजिब भाई, जिस तरह से आपने बताया ना कि इसमें जो कहना चाहिए कि जो अट्रैक्शन है या बाकी इसके ऊपर अगर स्टूडेंट सोचेंगे तो वो इसलिए भी सोचेंगे कि आपने जिस तरह से कहा कि डिप्लोमा होल्डर भी जा सकते हैं वहाँ कोई डिप्लोमा चूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर वो वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज़ में कोई डिप्लोमा चूज़ कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी 50% है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जिसके हवाले से स्टूडेंट्स या उनकी फैमिलीज़ ज़रूर ये सवाल करती हैं और उनको यकीन भी नहीं आता कि आइल्स जो है आपने कहा इसमें नहीं चाहिए, तो लोग ये कहते हैं नहीं आइल्स तो चाहिए होता है, फिर उसके ऑल्टरनेट कोई ऐसा सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए होता है कि आपने किसी स्कूल या कॉलेज से जाके पढ़ा हो जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम हो, और वो फिर आपको रजिस्टर करके दें कि नहीं ठीक है जो आपकी तरबियत हुई है या जो आपका स्टडी था सारा थ्रू आउट वो इंग्लिश मीडियम था। ऐसा कुछ है या उसकी भी उस सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है?
अच्छा, सब इंटरेस्टिंग चीज, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत टेक्निकल सवाल है ये। हाँ। कि क्या वो लैंग्वेज, मतलब जो प्रोफेशनसी लेटर वहां से कॉलेज से या स्कूल से हमको निकलवाना होता है, जी। वो भी सब इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई ग्रेट। करते हैं तो उसकी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। और वो भी देखें, किसी भी स्कूल कॉलेज से आप जाते हैं, वो प्री डिफाइंड है, एक लेटर होता है, उनके पास पूरा फॉर्मेट अवेलेबल होता है, नाम और वो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का चेंज करते हैं, वो साइन करके दे देते हैं। ऑल दो उसको लेने में कोई इतना बड़ा हर्डल नहीं होता। लेकिन अगेन जो आपका सवाल ये था, तो अगर हम मैट्रिक के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बैचलर मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट है ये। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि आप 50% अगर आपकी है, आप जा सकते हैं, कोई डिप्लोमा चूज कर सकते हैं, और 3 से 4 लाख इसका ऑलमोस्ट बजट होता है स्टूडेंट्स के लिए, राइट शाज़ेब भाई? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर फैमिलीज जाना चाह रही हैं या वो शख्स जाना चाहते हैं मलेशिया, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको जॉब चाहिए, वो किस तरह अप्लाई करें, उनके लिए क्या प्रोसेस है? अच्छा, बिल्कुल आपने मतलब रोजगार के हवाले से बात की, तो एम्प्लॉयमेंट वीजा भी मौजूद है मलेशिया के, मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट वीजाज हैं। और वो तमाम लोग जो इस टाइम पे प्रोग्राम देख रहे हो, वो उनका ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से है। यानी कि जो लोग शेफ के, जिन्होंने कुछ कोर्सेज पाकिस्तान में किए हुए हैं, या कुक के कोर्सेज उन्होंने किए हुए हैं, या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर वो देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज तो डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान से किए हुए होते हैं। मुख्तलिफ होटल्स के अंदर वो काम कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट, कैफेज में वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो सब मलेशिया में बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि आप एक शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आप वहां से लेते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, तो आपकी इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप के बाद परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आपको वहां पे मिल जाती है। अच्छा। तो वो तमाम लोग जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं और वो रूट लेना चाहते हैं, क्योंकि मलेशिया में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टॉप ऑफ द लाइन वहां के बिजनेसेस में आता है, तो अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं मैट्रिक के बाद से, कोई भी स्टूडेंट उसके पास बजट्स नहीं है, या वो उसके पास फॉर्मल स्टडीज के पास पैसे, मतलब उसके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, उसके बजट्स नहीं है, तो वो जाके मैट्रिक के बाद कुछ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की कोर्सेज करें। उसके बाद वही इंस्टीट्यूशन आपको इंटर्नशिप में भी ऑफर करेंगे, जिसमें स्टिपेंड भी मिलेगा। अच्छा, स्टिपेंड में भी अक्सर लोग हमसे जो सवाल करते हैं कि स्टिपेंड जो है वो क्या मिलता है या नहीं मिलता, तो मतलब ड्यूरिंग द स्टडीज, और इवन जो स्टिपेंड आपको मिलेगा वो आपको इंटर्नशिप पे भी मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि आपको पेड एम्प्लॉयमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास जबरदस्त ऑप्शन है अगर आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट वीजास को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वैसे भी देखिए, आपने जब स्टूडेंट वीजा की बात की, तो किसी भी स्टूडेंट वीजा के प्रोग्राम में आप जाते हैं, आप पार्ट टाइम आपको होता है, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में तो आपको बकायदा तौर पे वहां पर बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज, होटल्स अवेलेबल हैं जहां आपकी जॉब्स बकायदा तौर पर हो सकती है और आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे कन्वर्ट हो सकते हैं। होटल मैनेजमेंट है, या फिर जो है एयर टिकटिंग है, या फिर नर्सिंग का शोबा है, ये सारे शोबे? अच्छा, नर्सिंग का इसलिए क्यों नहीं है वहां पर, क्योंकि आपको पता है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है ना, वो तमाम जगहों पे उनकी अपनी लाइसेंसिंग होती है। आपको पता है कि हेल्थ एक बड़ा इफेक्टिव इदारा है और बड़ा सेंसिटिव इदारा है, तो बहुत सारी जगहों पे आपके कोर्सेज का मैच होना, और उस कोर्सेज करने के बाद, क्योंकि वो थोड़े से जरा महंगे कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन अगेन नर्सिंग हो गई या मतलब ये जो मैनेजमेंट हो गई इस तरह की, कि जिसमें आप हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे आना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल कर सकते हो। सब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मलेशिया में है, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एनटी यूनिवर्सिटी। एनटी यूनिवर्सिटी में एक सिलसिला है कि आप पीएचडी में अपनी एनरोलमेंट करवाएं, जो कि 100% स्कॉलरशिप पे होती है। ठीक है, अगर मास्टर्स के बाद पीएचडी पे जाना चाहते हैं, तो चूंकि आपने फैमिली का जिक्र किया, तो आप फैमिली के साथ वहां पे जा सकते हैं। और पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट होता है, जो कि पाकिस्तानी तक में 8-10 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। वो आपको पीएचडी में एनरोलमेंट दे देते हैं, और जब 3 साल आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जब पीएचडी की डिग्री आपको मिल जाती है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाता है। तो इट मींस कि आपके जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वहां पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उसमें अपने एडमिशंस लेकर और अपने फैमिली को भी सेटल कर सकते हैं, और आप अपना वहां पर आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर फैमिलीज़ के हवाले से भी बात करेंगे, और मज़ीद मलेशियन वीज़ा के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हुए हैं उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाज़ेब भाई हमारे साथ हैं। मलेशियन वीज़ा के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा को हम थ्रू आउट डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसके हवाले से भी रिक्वायरमेंट शाज़ेब भाई ने हमें बताइए। शाज़ेब भाई, फैमिली अगर जाना चाहे और कोई चाहे कि नहीं ठीक है हम इमिग्रेशन ही अप्लाई करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है?
अच्छा, तो उसके लिए अभी मलेशिया ने एक वीजा लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, जिसको उन्होंने नाम दिया था मलेशिया माई सेकंड होम। ठीक है, ओके। मलेशिया माई सेकंड होम एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है मलेशिया का। उसमें आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं। अगर कि आप स्टडी रूट को नहीं लेना चाहते हो, फिर भी आप फैमिली सेटलमेंट्स का प्लान करते हैं मलेशिया में, तो आप बिल्कुल उस रूट पे जा सकते हैं। उसका तरीकेकार क्या है कि उसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम 3 कैटेगरीज उसमें उन्होंने दी हुई हैं। क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, या तो आपको एक अपना लिक्विड एसेट शो करना है पाकिस्तान में या अपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कि आपके पास इतना लिक्विड एसेट मौजूद है जो कि पाकिस्तानी, या अगर हम इंटरनेशनली यूएसडी के अंदर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन $1.5 लाख से वो स्टार्ट है। तो अगर आप इतना एसेट अपना शो कर सकते हैं, या आप मलेशिया में कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जो कि तकरीबन 6 लाख रैंकेट के करीब करीब की अगर कोई प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं, तो इन 2 कंडीशंस में, या तो लिक्विड कैश या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी वहां पे बाय करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, इन 2 कंडीशंस में भी 3 मतलब सब कैटेगरीज उन्होंने दी हुई है। सिल्वर दी हुई है, गोल्ड दी हुई है और प्लेटिनम दी हुई है, जिसके अपने अपने फीचर्स हैं डिफरेंट ना, कि अगर आप सिल्वर का पैकेज लेते हैं तो उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, प्लेटिनम के, गोल्ड के अलग अलग फीचर्स हैं। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली की सेटलमेंट कर सकते हैं वहां पर। और सब अगेन जब आप अपनी फैमिली सेटलमेंट की बात करते हैं तो जाहिर है बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से सोच रहे होते हैं कि बच्चों की स्कूलिंग कैसे होगी वहां पर, या सेटलमेंट्स में कौन जॉब्स कर सकता है, कौन बिजनेसेस कर सकते हैं। तो ये जनरली तौर पे एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं है, आप इसमें जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करके वहां से आप अपने प्रॉफिट्स को गेन कर सकते हैं। और बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों के जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो आपको तमाम वैसे मिल सकते हैं। और आपको जो इनिशियल वीजा मिलता है, ये इनिशियली 2 इयर्स का वीजा होता है, और इसका प्रोसेस भी पाकिस्तान से बड़ा इजी है। ये पूरा प्रोसेस 3 से 6 महीने में आपका प्रोसेस हो जाता है। तो वो तमाम जो फैमिली के साथ कोई ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं और जिनके पास कोई फाइनेंशियल बजट्स मौजूद हैं कि वो मलेशिया में चाहे तो अपनी कोई इन्वेस्टमेंट एज अ रियल एस्टेट कर दें, क्योंकि सब आपको पता होगा कि जैसे भी हम बात कर रहे थे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि आप कोई अपार्टमेंट या फ्लैट बाय करें। मगर शाज़िब भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर फैमिली के साथ आप जाना चाहते हैं, जो मुझे समझ आई आपकी बात वो ये कि अगर फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आप जॉब के वीज़ा पर नहीं जाएंगे, किसी बिजनेस वीज़ा पर जाएंगे। लेकिन अगर लोगों के पास बजट नहीं है तो वो ये बिजनेस वीज़ा या बिजनेस के लिए कहाँ से बजट लाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है? जी हाँ, उसके लिए बिल्कुल सब ऐसा है कि जिसके पास बजट्स नहीं है और वो फिर भी विद फैमिली जाना चाहता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसका स्टडी रूट है, क्या आप मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में जा सकते हैं और विद फैमिली जा सकते हैं। और हमने सारे बजट्स की बात भी की कि अगर आप विद फैमिली जाना चाहते हैं तो स्टडी रूट में फायदा ये होता है कि जो स्पाउस होते हैं वो उनको फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, और जो मेन एप्लीकेंट होता है उनको पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है। तो आप बेसिकली 1.5 आप वर्क भी कर रहे होते हैं वहां पर, और साथ साथ आप अपनी स्टडीज भी कर रहे होते हैं, आपकी एजुकेशन अपग्रेड हो जाती है और आप फैमिली के साथ वहां पे मौजूद होते हैं। तो ये लो कॉस्ट में अगर कोई फैमिली जाना चाहे जिसके बजट्स नहीं है इतनी बड़ी कि वो $1.5 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट शो करे और वो माई सेकंड होम वीजा वो अप्लाई करे, तो उससे बेहतर ये कि वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें उसके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी स्टूडेंट के लिए। ठीक, अच्छा, हम हमेशा ये बात करते हैं शाज़िब भाई कि अगर कोई किसी कंट्री में जाना चाहता है, वहाँ पर जाकर अपनी बेस बनाना चाहता है और आगे वहाँ से यूरोप कंट्री में या फिर इंग्लैंड की तरफ या यूएसए की तरफ वो मूव होना चाहता है, तो वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं? मलेशिया से यूरोप कंट्रीज़ की तरफ जाना या फिर मलेशिया से अमेरिका या इंग्लैंड के लिए अप्लाई करना कितना बेहतर रहता है कंपैरेटिवली? कि आप यहाँ से करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या वाकई कोई वे आउट है स्टूडेंट के लिए कि उन्होंने मलेशियन जो है वो कंट्री में जाके तालीम हासिल की और उसके बाद फिर अप्लाई किया, आगे के वीज़ा के लिए आसानी हो जाएगी? आपने बड़ा जबरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमने जैसे पहले भी कभी बात की थी किसी टाइम पे कि एक तो यूएई और दूसरा मलेशिया ऐसे कंट्रीज हैं कि जिसके अपने सब ऑफिसेज या सब यूनिवर्सिटीज वो अवेलेबल है, यानी कि ब्रांच ऑफिसेज अवेलेबल हैं मलेशिया के अंदर। जी जी, काफी सारी ऐसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं और यूके की भी यूनिवर्सिटीज हैं कि अगर आपको लगता है कि लेट्स से अगर हम कर्टन यूनिवर्सिटी की बात करें, कर्टन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, या अगर हम बात करते हैं यूके की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो उनकी यूनिवर्सिटीज के ब्रांच ऑफिसेज मलेशिया में अवेलेबल हैं। ये एक वाया ऑप्शन अवेलेबल है कि आप किसी फ्यूचरिस्टिक आप किसी ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो उसके आप स्टडी प्रोग्राम में एडमिशन मलेशिया में ले सकते हैं। यानी कि लेट्स से अगर हम बात करते हैं मतलब यूके की बात करते हैं तो यूके का आपको पता है कि 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है जी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके ब्रांच ऑफिस मलेशिया में मौजूद हैं, तो आप 2 इयर्स का स्टडी प्रोग्राम मलेशिया में कंप्लीट करें और उसका फाइनल ईयर आप मेनली शाज़िब भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है वहां पर जिनकी ब्रांच ऑफिसेज मौजूद है? अच्छा, जैसे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है उसका ब्रांच ऑफिस अवेलेबल है। अगर हम यूके की बात करते हैं, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी का ऑफिस अवेलेबल है।
और जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ऑस्ट्रेलिया में कर्टन यूनिवर्सिटीज है, इस तरह की और बहुत सारे कंट्रीज की मतलब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज वहां पे अवेलेबल है मलेशिया के अंदर। तो आपको फायदा उससे ये होगा कि आपने चूंकि देखिए सब जब वहां पर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या यूके जाते हैं तो ये बात सभी को पता है, वहां पे लिविंग कॉस्ट, वहां पे एम्प्लॉयमेंट चीजें काफी ज्यादा महंगी है। हाँ। तो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए वो ऑप्शंस अगर देखते हैं कि फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन में या यूरोपियन साइड पे भी वो जाना चाहते हैं तो उस ऑप्शन में वो एक अपना पार्शियल प्रोग्राम कंप्लीट करें मलेशिया में एंड देन वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें उस कंट्री में जाके, उसको कॉन्वोकेशन भी वहीं पे होगा, फाइनल डिग्री वहीं पे रिसीव होगी एंड देन वहां पर वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उनका करियर फिर उस कंट्री में भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, मलेशिया में ऑप्शन इस तरह के भी अवेलेबल है। ये क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए ना कि अगर वो किसी कंट्री जा रहे हैं तो उस कंट्री से आगे किसी कंट्री में जाने के लिए उनको क्या क्या जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं, या वाकई वहाँ से इस तरह का कोई रास्ता है आगे यूरोप साइड पे जाने का। अब जो लोग यहाँ से डायरेक्टली जी शाजी भाई क्या कहना चाह रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। तो एक चीज और ये ऐड कर रहा था, एक चीज बस ये ऐड कर रहा था मैं कि चूंकि हम हमेशा जा रहे लो कॉस्ट की बात करते हैं, लो बजट्स की बात कर रहे होते हैं, मलेशिया में देखिए एक फायदा एक और भी ये है कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको पता है कि ट्यूशन फीसिस हैं, या ऑस्ट्रेलिया या यूके में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी ट्यूशन फीसिस हैं। मलेशिया में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वो किसी भी अब हम सेक्टर की बात करें, मैट्रिक हो, इंटर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर रहे हैं, सबसे बड़ी एक और जबरदस्त इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो ये है कि आपको वीजा फीस के बाद अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, यानी कि आपका एक दफा वीजा अप्रूव हो जाए। क्योंकि देखिए लोग गारंटी मांगते हैं, हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग जा रहे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड माइंड है, तो हमारे लोग क्या सोचते हैं कि पहले हमें कोई गारंटी मिले, पहले हमें पता चल जाए कि हमारा वीजा लग गया है। क्योंकि आपको सब पता है कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ गोल्ड रखा हुआ होता है घर पे, या कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं हम जब इसको सेल आउट करें कि जब हमारे पास अप्रोच अवेलेबल हो। तो मलेशिया में एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपके पास वीजा ग्रांट आपका हो जाता है, अप्रूवल जब आपको मिल जाती है, तो EMGS पे आपको जाके जब बाद में आपके वीजा फीस पे करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फीस पे करनी है, तो अगेन ये भी आपके लिए एक बड़ा बेनिफिट है कि आपको जब एक अपना फ्यूचर नजर आने लगा, जब आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच मिल गई, जब आपका वीजा ग्रांट हो गया, तो गारंटीड आपको वीजा मिल चुका है एंड आप अपनी फीस पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की। सही, अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हैं। अच्छा शाजी भाई, अब स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि ये तो मलेशिया हो गया, और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी रिसेंट मतलब इस साल बहुत ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ के साथ वीज़ा लेकर आ रही हैं और उनके जो चैनल्स हैं वो ओपन है फॉर दोज दे वांट टू गो अब्रॉड? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सब जैसे आज हम एक मुस्लिम कंट्री की बात कर रहे हैं मलेशिया के हवाले से, तो सेकंड मुस्लिम कंट्री है, जब मोस्ट प्रेफरेंस कंट्री, टॉप ट्रेंडिंग कंट्री 2026 जो चल रहा है वो मतलब टर्की है। ठीक है, अगर हम टर्की के ऑप्शंस देखते हैं तो टर्की में भी मोर और लेस इसी तरह की चीजें हैं कि अगर हम करेंसी लेवल को देखते हैं, अगर हम फीसिस को देखते हैं, और डेफिनेटली अगर हम टर्की का लोकेशन को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो जाहिर है वहां से यूरोपियन कंट्री जाना और ज्यादा इजी है। इस्तांबुल का बॉर्डर भी कुछ इसी तरह का लगता है वहां से यूरोपियन साइड से। तो बताने का मतलब ये है कि अगर वो कोई भी ऑप्शंस मलेशिया के अलावा रिप्लेसमेंट ऑप्शन या पैरेलल ऑप्शंस कोई भी स्टूडेंट्स मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो 2026 में एक अगर मुस्लिम कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो टर्की का ऑप्शन बहुत अच्छा है। उसमें भी इसी तरीके से है कि मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा PhDs के लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर वहां पर एक लो कॉस्ट है, मुस्लिम स्पीकिंग कंट्री है वहां पर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ताल्लुक बस ये है कि सब थोड़ा सा डिफरेंस अगर मलेशिया से अगर हम देखते हैं, टर्की में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है जो कि मलेशिया में नहीं है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि वहां पर जरा मल्टी कल्चरल कंट्री है मलेशिया, जो अगर हम टर्की की बात करते हैं, क्योंकि मलेशिया कंप्लीट मुस्लिम कंट्री है, लेकिन टर्की एक टूरिस्ट कंट्री है और मल्टी कल्चरल लोग आते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरा लैंग्वेज बैरियर आता है वहां पे स्टूडेंट्स को जॉब्स करने के हवाले से या अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। वरना तो देखिए जो हमने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की जितनी बात की है मलेशिया में, कि अपॉर्चुनिटीज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की अवेलेबल हैं, या उसका जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है मलेशिया के हवाले से, तो यही चीज टर्की के अंदर भी है। टर्की में भी मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वहाँ के जब भी कोई भी पर्सन वहां पे जाता है तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मलेशिया का अपने एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी है कि अगर हम थोड़ा सा जरा इसको अपग्रेडेड वर्जन पे देखते हैं तो मलेशिया एक ऐसा कंट्री भी है कि जिसमें आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप भी मिल रही है। क्योंकि आपको पता है मलेशिया में अगर हम टर्की की बात कर रहे हैं तो टर्की में तकरीबन कोई 110 से ज्यादा कंट्रीज उसके पासपोर्ट पे अलाउड है। अच्छा। और जाहिर है आपको पता है उसकी पासपोर्ट की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है टर्की की। तो वो तमाम लोग डायरेक्ट सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, क्योंकि सब हम वो ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें
बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, हाँ। जो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान में बैठ के किसी कंट्री का पासपोर्ट मिल जाए और हम उसको एज अ सेकंड होम या सेकंड ऑप्शन के तौर पे रखेंगे, फ्यूचर में हमें जब भी जरूरत पड़े हम उस कंट्री को विजिट कर सकें। तो भले तो उसमें टर्की का एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि इसमें $4 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर $4 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यूएसडी में, तो आपको वहां का सिटीजनशिप का प्रोसेस इजी हो जाता है और आपके तकरीबन 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपको वहां का पासपोर्ट रिसीव हो जाता है। एंड देन आप लाइफ टाइम के लिए ज़ाहिर है आप टर्की के सिटीजन है। तमाम अपॉर्चुनिटीज और तमाम जो फीचर्स हैं वहां के, या जो वहां की गवर्नमेंट उनके सिटीजन्स को जो मतलब प्रोवाइड करती है अलाउंसेस वगैरह, वो तमाम चीजें आपको भी मिलना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच शाजिब भाई फॉर योर टाइम। और बहुत बेनिफिशियल बात हुई। बात यह है कि मलेशिया अगर लोग जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये 3 रास्ते हैं जो जिन पे चल के वो अप्लाई कर सकते हैं। या तो वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाएं, या जो स्टूडेंट्स हैं फिर वो जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट हैं और रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं, मतलब अब जो रिक्वायरमेंट्स यूरोप कंट्रीज़ की हैं उसके कंपैरेटिवली ये बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने आइल्स नहीं करना, आपकी परसेंटेज अगर 50% भी है तो नो इशू, वहाँ आपने कोई डिप्लोमा चूज़ करना है और जाना है फिर स्टडी प्लान पे। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर एक और ज़बरदस्त पर्सनालिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, वीकेंड के ऊपर जो है वो जहाँ पर खाने पीने की बातें होती है ना, वहाँ पर घूमने फिरने की बातें ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आप कहाँ घूमने फिरने जा सकते हैं? अब अगर जो लोग शॉर्ट ट्रैवल करते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक दिन प्लान करते हैं और कराची के अंदर अंदर ही जो है वो घूम के आ जाते हैं। जहाँ पर कराची में साहिल है, सी व्यू से आगे चले गए, या फिर जो दीगर पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो सोचते हैं कि वो वहाँ पर पिकनिक करके आ जाएँ या अपना दिन जो है वो स्पेंड करके आ जाएँ। अच्छा, उसके पैरेलल अब छुट्टियां हैं, क्योंकि समर वेकेशंस हैं, जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां हैं, तो पेरेंट्स चाहते हैं उनको भी कहीं घुमाने फिराने लेके जाएं, लेकिन हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो मुल्क से बाहर जाएं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो जा सकते हैं और अपनी छुट्टियां गुजार सकते हैं? या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आते हैं यहाँ पर और पाकिस्तान की वो सारे जगहों को जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौज़म अंकल मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि कौन से ऐसे बेस्ट पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर कराची के अवाम एक दिन के लिए जा सकते हैं, घूम फिर के वापस आ सकते हैं, क्योंकि एक दिन की छुट्टी होती है? कराची के इर्द बहुत खूबसूरत जगह है। अगर मैं समुंदर के रेफरेंस से ही बात करूं तो कराची के साथ जो साहिल है क्लिफ्टन का, तो ऐसा साहिल है कि इसको आप लोकल ट्रांसपोर्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं एक दिन के लिए, तो मनोड़ा जो कि कश्ती से जाया जाता है, हालांकि आइलैंड नहीं है, लेकिन चूँकि वो लोकेटेड इस तरह है कि उसको पहुंचने के लिए ज़्यादा आसानी कश्ती से होती है, तो वो भी एक दिन के अंदर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और अब वहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज़ है और ख़ासा खूबसूरत है, और जो लोग तारीखी चीज़ों को देखने में वो रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो वहाँ पर एक जो लाइट हाउस है या वो बड़ा खूबसूरत है। वहाँ पे हिंदुओं का एक मंदिर भी है, तो ये देखने की चीज़ें हैं। और साहिल खुद बहुत खूबसूरत है, उस वहाँ से लेकर सैंड स्पिट और फिर हॉक्स बे का साहिल भी लोगों के अप्रोच में जो एक दिन में किया जा सकता। और अगर आगे भी चढ़े तो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट से पहले का इलाका तमाम आदमी वहाँ जा सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें से थोड़ा सा एक पोर्शन जो है फ्रेंच बीच कहलाता है, जो कि फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन वहां पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसी तरह आप गोट मुबारक है जो कि क्लिफ्टन के ये हॉक्स बे के दूसरी तरफ है, वहां पे भी जाया जा सकता है। वहां पे 2-3 खूबसूरत जगहें हैं। मंझार एक जगह है उसी जगह पे, और एक भिटखोड़ी है, ये पुरानी लोगों की आबादी थी और बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ से समुद्र को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट कश्ती का ट्रिप करना है तो वहाँ पे एक सोनारा भी उसी के साथ एक कोस्ट का हिस्सा है, वहाँ से आप छोड़ के कश्ती का ट्रिप भी कर सकते हैं। और अगर आप ख्वाहिशमंद हो तो वहाँ से चुरना आइलैंड भी जा सकते हैं। ये सब एक दिन में काम किया जा सकता है।
लेकिन बलूचिस्तान के साहिल पर तो बहुत सारा पोटेंशियल, अगर एक दिन में करना चाहते हैं तो गडानी का इलाका है। गडानी के इलाके में एक छोटा सा जजीरा कायो कहलाता है, वो भी एक अट्रैक्शन है। और इसके अलावा अगर आप जाना चाहें तो सोनम्यानी और म्यानी होर का इलाका भी जो ऐसा है कि वो एक दिन में जाके आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल है, मसलन वहाँ मैंग्रोव्स भी हैं, वहाँ पर आप डॉल्फिन को वॉच भी कर सकते हैं, वहाँ बर्ड वॉच कर सकते हैं, आप मछली का शिकार कर सकते हैं। समुद्र खूबसूरत है, नहा सकते हैं, तैर सकते हैं, और रेत में खेलने के जो शौकीन हैं वहाँ सैंड ड्यून्स बहुत सारे हैं। तो कराची के जो एक दिन में किया जाता है ये तो ऐसे है, लेकिन इसके अलावा कराची में लोग जाकर जो इंडस का क्रीक एरिया है उसमें भी शिकार कर सकते हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप जाकर पिकनिक भी बना सकते हैं। तो ये कराची के इर्द गिर्द है। लेकिन जहाँ तक फॉरेनर्स के लिए है, जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहूंगी कि फॉरेनर्स जो हैं वो कहाँ पर जा सकते हैं, उनके लिए बेस्ट पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, ये सारे इलाके फॉरेनर्स के लिए भी उतने ही अट्रैक्टिव है जितने हमारे लोगों के लिए है। लेकिन इसके अलावा भी साहिल पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। मसलन जो लोग आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं तो कराची के ईस्ट में इंडस डेल्टा के अंदर कम से कम 2 या 3 ऐसे पुराने किले हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। रत्तो फोर्ट है कराची के करीब, और दूसरा एक फोर्ट है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। इसी तरह जो लोग इंटरेस्टेड हैं, यानी मोहनजोदाड़ो के पीरियड से भी पुराना एक इलाका है जिसे पाला कहते हैं, वो सोनम्यानी के करीब है, और वहाँ जाकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और गडानी के इर्द गिर्द भी बहुत सारी ओल्ड सेटलमेंट है। लेकिन अगर इससे आगे आप जाते हैं तो नानी मंदिर का इलाका, फिर वहाँ पर खूबसूरत मड वॉल्केनोज हैं जिनको आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। उसकी मजहबी अहमियत हिंदू मजहब में है, लेकिन उसके अलावा आप उसको जाके उस इलाके को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ये जिस एरिया का आप जिक्र कर रहे हैं अंकल, इस हवाले से बताइएगा, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा कि क्या तारीखी इसकी हैसियत है, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो जा रहे हैं वहाँ पर तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन सी जगहें हैं। जी, ऐसा है कि जो आतिशफशा पहाड़ होते हैं वो आग निकालते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के साहिल पर बहुत जगह ऐसे पहाड़ हैं जिनमें से मट्टी निकलती है, उनको मड वॉल्केनोज कहा जाता है। उसमें कीचड़ निकलता है और बड़ी खूबसूरत जगहें हैं, वो बहुत ऊंची जगहें हैं। उस पर चढ़ना, हालांकि उसकी हिंदू मजहब में अहमियत भी है, उसको आप वहाँ जा सकते हैं हिंदू, लेकिन आम आदमी भी जाके उसको एंजॉय कर सकता है। देखने में कुदरत का करिश्मा है देखने के लिए। और ये जो लोग जाते हैं आजकल कुन मरील, उससे पहले ही ये इलाका है जहाँ पर आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आप मुकम्मल वहाँ तक रोड बना हुआ है और वर्थ विजिटिंग है, आप जाके उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि इतना अमेजिंग किस्म का फिनोमेना है कि आप नीचे से बुलबुलों की शक्ल में बर्ड निकलते हुए देखते हैं। उसकी बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, एक ओपनिंग तो तकरीबन कोई 50 मीटर चौड़ी भी है। अच्छा। तो वो देखने से होती है। और वहीं से आगे चले जाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो सबसे खूबसूरत साहिल है जिसे भूज कहा जा सकता है, वहां तक भी जा सकते हैं। ये सारे इलाके फॉरेनर्स के लिए अट्रैक्टिव हैं, सब लोगों के लिए अट्रैक्टिव है, यहाँ के लोगों के लिए। और फिर आप आगे साहिल को चलते चले जाएं तो औरमारा की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है, वहाँ के सैंडी बीच, रॉकी बीच, और ये सिलसिला ग्वादर और फिर जीवनी का इलाका जो है पाकिस्तान के जहाँ पर ईरान के साहिल पे आखिरी है, वो भी इतना खूबसूरत है कि आदमी। सही, आपने जिन 3 प्लेसेस का जिक्र किया है, जीवनी का जिक्र किया, भूज का जिक्र किया, उरमारा का जिक्र किया, इनके बारे में जो है ना थोड़ा सा डिटेल बताएं ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ पर क्या कुछ है, वहाँ पर जाना चाहिए और कैसे, मतलब किस तरह से प्लान आउट करें, कितने दिन का ट्रैवल है। कराची से अगर लोग जा रहे हैं तो वो क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जाएं, किन बातों का ख्याल रखें, और कितने दिन में, मतलब 1 हफ्ता लगता है, 3 दिन लगते हैं, मतलब कितने दिन का ये टोटल जो है वो ट्रैवल होता है, ये बताइएगा। अगर औरमारा जाना चाहें तो ये अगर आप सही प्लान करें और बहुत सुबह अगर निकलें तो आप 1 दिन में भी वापस आ सकते हैं, वापसी आपकी रात तक होगी। लेकिन अगर आप वहाँ ठहरने का इंतजाम कर रहे हैं तो बहुत सारे रिजॉर्ट बन गए और बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट हैं। अच्छा। अगर आप वहाँ जाए तो अपने हिसाब से जो उसका, क्योंकि जाहिर है कि रिजॉर्ट्स का एक कॉस्ट है, अगर आप वो कॉस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप अगर 1 हफ्ते के लिए रुक जाएं तो आप मेरे ख्याल में
समुंदर को जितना एंजॉय करेंगे उस इलाके का, उसका तस्वुर यहाँ से बैठ के बताना भी बहुत मुश्किल है। और हमारा की खूबसूरती इतनी अट्रैक्टिव है कि हम उसको आम अल्फाज में बता नहीं सकते। और इसी तरह आगे जिस तरह जितने साहिल है, ग्वादर का साहिल है, वहां पर भी एक दिन में आना जाना मुमकिन नहीं हो सकता। वहां पर भी आपको एक हफ्ता या कम से कम 3 से 4 दिन करें। और यही जीवनी का भी है कि जीवनी में ठहरने की जगह इतनी कोई अच्छी नहीं है। ग्वादर में ग्वादर में आप ठहर सकते हैं और वहां से 2 घंटे का रास्ता है और आप जाके रोड बेहतरीन बना हुआ है, आप जीवनी भी कर सकते हैं। ग्वादर के साहिल आपको ग्वादर और मुरा बिल्कुल समझ लीजिए कि रेप्लिका है। अच्छा। ये इनको टेक्निकली टोम्बलू कहते हैं। आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसपे कोई आबादी नहीं है दोनों में, लेकिन जो पहाड़ जमीन से जुड़ा हुआ है वो छोटी सी पट्टी, एक बिल्कुल पतली पट्टी है और शहर उस पे आबाद है। और मारा भी इसी तरह है और जो ग्वादर है वो भी इसी तरह है। पसनी के जो बीच में दरमियान में एक शहर है वो भी खूबसूरती में, उसमें 2 इलाके रास जुट्टी और रास जर्रीन बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। और अगर आप सर्दियों के मौसम में जाते हैं, इन तमाम जगहों से आप कश्तियों पे जाकर शिकार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि आप उसमें मदहोश हो सकते हैं। पसरी से जाकर आप स्टोला आइलैंड है जो एक मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, और वहाँ जाके कुदरत की लाइफ, खास तौर पे वहाँ की बर्ड लाइफ या जो लोग डाइविंग करते हैं, और ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है फॉरेनर्स के लिए भी। वहाँ पे कुछ शिपरिक्स भी हैं जो कि मौजूद हैं। तो बहुत सारी जगहें हैं जिनको मेरे ख्याल में अगर गिना जाए तो नामुमकिन है, लेकिन मेरे ख्याल में कम से कम 40 से 45 ऐसी जगहें बलूचिस्तान के साहिल पर और तकरीबन कोई 36 से 38 जगहें सिंध के साहिल पर ऐसी हैं जहाँ पे जाकर आप वक्त गुजार सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं और बेहतरीन खूबसूरत जगहें हैं। और इन इलाकों में देखिए, कराची के अलावा इन तमाम इलाकों में पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। आजकल खबर गर्म है कि ग्वादर के इलाके में थोड़ा सा पोल्यूशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है समुद्र का पर्शियन गल्फ से में ऐसा है कि तेल गुज़िश्ता दिनों में कुछ जो वहाँ के हालात थे उसमें कुछ थोड़ा सा एक ऑयल स्पिल हुआ था, लेकिन वो ये ऑयल स्पिल नहीं है जो ग्वादर में आया है। सही। ये जो आपको पता है कि पर्शियन गल्फ का इलाका जो हमारे खलीज फारस है वो बहुत गर्म इलाका है। जब वहाँ पे कोई ऑयल समुद्र में गिरता है तो वो फौरी तौर पे 70% उसका एवेपोरेट हो जाता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो रेत और दूसरी चीजों से मिलके छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल में, जो कि तकरीबन कुछ सेंटीमीटर तक भी बड़े हो सकते हैं, उनको टार बॉल्स कहा जाता है। ये कुछ टार बॉल्स जो हैं वो इस वक्त ग्वादर के साहिल पर आ गए हैं, तो उस पर बिला वजह का शोर मचा हुआ है। कोई इंसान को नुकसान इतना नहीं है। जब ये टार बॉल समुद्र में होता है तो जो तैरती हुई चीजों उस पर चिपक सकता है, लेकिन आमतौर पे इससे टार बॉल से कोई नुकसान नहीं होता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसके कुछ ना कुछ तो असरात होते हैं, लेकिन ना वहाँ को माहीगिरी पे कुछ असर हुआ है, ना लोगों के जाने के लिए असर हुआ है। तो गैर जरूरी तौर पे ये एक्टिविटी, और ये पहले भी कई दफा हो चुका है। टार बॉल्स जो हैं वो इंसान को उससे खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी थोड़ी सी है। चलें जी, मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि जी कहाँ घूमने जा सकते हैं, बेस्ट पिकनिक पॉइंट्स क्या है कराची में, कराची से बाहर, कराची के अवाम कहाँ जा सकते हैं, मुल्क से बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, जो घूमना चाहते हैं, हमारे पिकनिक स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो कहाँ जा सकते हैं। तो मौज़म सर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। अच्छा, जिस तरीके से आप ये पिकनिक पॉइंट्स के हवाले से बता रहे हैं, ट्रैवल और टूरिज़म के हवाले से बता रहे हैं, वहीं अगर फ़िशिंग के लिए लोग जाना चाहें तो वो कहाँ जाएं, चाहे वो मुल्क से बाहर से आए टूरिस्ट हों या फिर कराची हाइट जो कि फ़िशिंग के लिए कहीं जाना चाहते हैं, दोनों के लिए बताइएगा। ऐसा है कि मछली का शिकार पूरे पाकिस्तान में साहिली इलाकों में किया जाता है, चाहे वो मैंग्रोव का इलाका हो, चाहे वो खुला समुंदर हो, चाहे वो बलूचिस्तान का साहिल हो, किसी जगह पर भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मुल्क में क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू रहा है, लिहाजा फॉरेनर्स को ये ख़त्म हो गया, वाले बना 1970s और 80s में, बल्कि 1990s तक बहुत सारे फॉरेनर्स कराची से कश्तियाँ हायर करके खुले समुद्र में जाके शिकार करते थे। आपको शायद इल्म हो कि अगर फर्ज कीजिए कि एक मार्लिन या ट्यूना के शिकार के लिए आप
अमेरिका या कैरिबियन के किसी इलाके में जाएं तो सिर्फ आपको 10 से 15,000 बल्कि बाद औकात तो 30-30 हजार डॉलर भी देने पड़ते हैं। यहाँ पर ये चंद सौ रुपयों में काम हो जाता था। लोग जाके मार्लिन्स का शिकार भी कर लिया करते थे और बाकायदा मुकाबले हुआ करते थे। जो ब्लूज क्या कह रहे हैं वाटर्स स्पोर्ट फिशिंग का जो खुले समंदर में करते हैं, किनारे की फिशिंग तो बहुत आम आदमी के लिए भी अट्रैक्टिव है, लेकिन जो प्रोफेशनल शिकारी होते हैं वो भी इस पे शिकार किया करते थे। सिर्फ ये है कि मानसून का ये महीना जो होते हैं गर्मियों के, इनमें जरा सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो भी आप मैंग्रोव्स के इलाके में जो सिंध में डेल्टा का इलाका है उसमें बहुत सारे खूबसूरत इलाके हैं। इसी तरह सोनम्यानी या जो बीच में कलमत का इलाका है यहाँ पे जाके शिकार कर सकते हैं, बल्कि किनारे पे बैठ के तो इन रफ्ती में भी किया जा सकता है। लेकिन जरा सा अपनी एहतियात रखनी पड़ती है कि समुंदर बहुत रफ्त हो रहा है। लेकिन अगर आप सर्दियों का मौसम है तो आप कहीं पर भी जाके शिकार कर सकते हैं, खुले समुंदर में भी। बिलखसूस अगर वो इंडस डेल्टा में जाके शिकार करेंगे तो वो जिंदगी का एक यादगार बन जाएगा। और जैसे इसी तरह मियानी होर के इलाके में अगर आप शिकार पे जाते हैं मछली के, तो आपको बहुत बड़ी मछलियां भी मिलती हैं और उसमें आप डॉल्फिन्स को भी देख सकते हैं। बर्ड्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इंडस डेल्टा और जो आपका सोनम्यानी है इसमें आपको नजर आती हैं। और अक्सर लोग, क्योंकि बर्ड वॉचिंग पाकिस्तान में एक अच्छा एक मशगला नहीं है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा जाएंगे और जब बर्ड्स को देखेंगे तो आप उसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं। इतनी किस्म की बर्ड्स हैं, बाज़ औक़ात वो लाखों की तादाद में जब आपके ऊपर से गुजर रही होंगी तो आप क्या करें कि बदहोश हो जाते हैं और बार बार फिर कोशिश करते हैं कि दोबारा भी जाएं। तो बर्ड वॉचिंग खुद एक बहुत बड़ा एक टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन होता है। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि मछली के शिकार के लिए इवन इस बर्फ सीजन में भी आप इंडस की क्रीक है जो कराची की पुरपुजवार में क्रीक मौजूद है, जैसे पिटियानी है, टप्पो है, जो हमारे कुरंगी क्रीक है, पिठी क्रीक है, वाडी क्रीक है जो हमारे करीब हैं, उनमें जाके आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छा शिकार कर सकते हैं। समुद्र भी इतना रफ नहीं होता है और शिकार तो साल भर किया जा सकता है और आप मछली को खा के कुदरत के इस जो हमें तोहफा है इसका शुक्र अदा कर सकते हैं। क्योंकि ये और एक आम बात जो समुद्र के या मछली के शिकार के लिए मशहूर है कि मछली के शिकार का उस वक्त लोगों को नहीं पता चलता कि ये कितना एंजॉयबल है जब तक एक दफा मछली उनके जाल में ना फंस जाए, उनके कांटे में ना फंस जाए। जब एक दफा फंसती है तो फिर आदमी कहते हैं इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है फिर। हाँ, पूरी जिंदगी उसी से फंसा रहता है वो। अच्छा। उसके जिंदगी को फिर मकसद ही होता है कि मैं शिकार करूं। ओह, मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना ज्यादा जो है वो कहना चाहिए कि अट्रैक्टिव है। ये उसको आमतौर पे कहते ही हैं कि मछली जब अगर रील के अंदर जो लोग करते हैं, जो प्रोफेशनल शिकारी करते हैं, कहते हैं रील में जब एक बाइट लगती है तो रील जितनी तेजी से घूमती है पूरी जिंदगी के इंसान का दिमाग मछली के ख्याल से उतनी तेजी से घूमने लगता है। मछली का शिकार ऐसा है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो समुद्र के किनारे रहते भी कभी शिकार नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने पहला शिकार किया तो उसके बाद वो वहीं के बंद के रह गए। हर वीकेंड पर वो शिकार करने जा रहे होते। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे जो बिल्कुल इसी तरह करते हैं। शिकार, मछली का शिकार इसलिए भी बहुत इंजॉयबल होता है कि जो खुद की पकड़ी हुई मछली उसके खाने का मजा भी बहुत अच्छा होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कराची में क्योंकि अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि पाबंदी भी थी समंदर में नहाने पर, और इसी हवाले से इस तरह की खबरें भी आई, बहुत सैड खबरें भी थी कि लोग जो है वो पाबंदी के बावजूद भी वहाँ पर गए और फिर हलाकतें हुई। एक तो ये सिनारियो बनता है, जाहिर सी बात है, जब मना किया जाता है कि साहिल पे ना जाएं। कौन से ऐसे साहिल हैं जो इस मौसम में, इस सीज़न में जो है वो महफूज है, जहाँ पर फैमिलीज़ जा सकती हैं, और अगर बच्चे भी जा रहे हैं तो वो अगर वहाँ पर स्विम करना चाहते हैं तो वो स्विम कर सकते हैं? पर ये आप इस मौसम में कर सकते हैं क्योंकि समुंदर आमतौर पे खासा रफ होता है। तो अगर जो पाबंदी लगाई है उसका ड्यू रीजन है कि अनलेस अगर आपका सेफ्टी प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर स्विमिंग नहीं जानते हैं और ऐसे रफ सी में स्विमिंग नहीं जानते हैं, तो आप ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होती है। पिकनिक का पहला पॉइंट सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। तो पाकिस्तान के कराची के साहिल पर या बलूचिस्तान के साहिल पर
बहुत कम ऐसी जगहें होंगी जहां पर आप इस मौसम में सुकून के साथ कर सके, क्योंकि समुंदर बहुत रफ होता है। लेकिन कराची के इर्द गिर्द भी बहुत सारे मीठे पानी के ज़खायर मौजूद हैं जिनके आप जा सकते हैं, और वहां पर चूंकि समुंदर वो रफ नहीं होता, और अगर आप अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हैं तो वहां आप इंजॉय भी कर सकते हैं। बड़ी लेक्स हैं जैसे कींजर है या छुटियारी है, या कराची के इर्द गिर्द भी बहुत सारी छोटी ऐसी जगह हैं, बदमुराद खान है और दुरेजी हब के इलाके में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाके आप पिकनिक कर सकते हैं। और बलूचिस्तान में भी इनलैंड में कुछ ऐसे इलाके हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप हर जगह जाकर ये इंजॉय कर सकते हैं। समुंदर का किनारे में भी कुछ एक दो जगहें होंगी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि समुंदर के किनारे आप जाएं और अनलेस कि आप प्रोफेशनल स्विमर ना हो, क्योंकि समुंदर यकीनन बड़े भयानक हद तक रफ होता है। और अगर आप समुंदर के साथ मजाक समझते हुए उसमें जाएंगे तो फिर अमवाती होती हैं, और आपको पता है बात हालात में कराची में एक ही दिन के अंदर 40 से ज्यादा अमवात हो चुकी है, क्योंकि समुंदर इंतहा से ज्यादा उसमें मद्दोजर और लहरें होती हैं जिसमें आदमी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, और लोगों को खुद भी ये ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी चीज़ के लिए मना किया गया है, जब पाबंदी लगा दी गई है तो फिर उसको फॉलो करें, एसओपीज़ को जो है वो हवा में ना उड़ा दें। मगर हमारे यहाँ आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मानसून में, कि पाबंदी है लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें सामने आ रही होती हैं। अच्छा, अब जिस तरह से जंगलात के हवाले से बात होती है, तो जंगलात या दरख्त या इस तरह का जो एक होता है ना गार्डन या कोई मतलब ऐसे घूमने फिरने की जगह जहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सके, वो तो कराची में मेरी नॉलेज में एज सच नहीं है। लेकिन मैंग्रोव्स के जो दरख्त हैं या मैंग्रोव्स का जो एक पॉइंट बनाया है, उसके हवाले से बताइए एक्चुअल में कि वो पॉइंट कहाँ है और उस जगह को कैसे डेकोरेट किया है, फैमिलीज़ वहाँ जाकर कैसे एंजॉय कर सकती हैं। ऐसा है कि कुदरती माहौल जहाँ पर भी होता है वो एक अट्रैक्शन होता है। जंगल में भी आपको खूबसूरती इसलिए होती है कि जंगल ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है। अगर वहाँ पे झूले और पिकनिक पॉइंट्स की चीजें लगी हुई हों तो उसकी अट्रैक्शन को डाउन कर देती हैं, उसमें कमी आ जाती है। वो फिर एक समझ लीजिए कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बन जाता है। तो कराची के इर्द गिर्द बहुत सारा इलाका है मैंग्रोव का जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप सुकून से जा सकते हैं। उसमें 2-3 जगहों पे खास तौर पे WWF का वेटलैंड सेंटर है हॉर्स पे, वहां पे आप जाकर मैंग्रोव्स में जाकर जब आप इस कीचड़ वाले इलाके में जाएंगे, पहले तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब आप उसका पार्ट बन जाते हैं तो फिर आप रियली एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पे केकड़े, दूसरे जानवर और मैंग्रोव वो आपको विजिट कराते हैं। आप उस रास्ते से गुजरते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं और वो एक बहुत मतलब एक थ्रिल पार्ट लगता है कि भाई ये पिकनिक की पिकनिक है और मतलब एक नई दुनिया देखने को मिल रही होती है। इसी तरह गिज़ी क्रीक के इलाके में भी अब एक वॉक बनाई गई है जहाँ पर आप जाकर वो बहुत बड़ी वॉक है जिसको आप जाकर वहाँ पर मैंग्रोव में एंजॉय कर सकते हैं। और चाहे वो कहीं पर वॉक हो या ना हो, अगर ओरिजिनल शक्ल में कहीं पर भी मैंग्रोव का जंगल है और लो टाइड है, क्योंकि आपको पता है कि 6 घंटे के बाद पानी की सतह बढ़ जाती है, मद्देनजर में 6 घंटे के बाद कम हो जाती है। तो अगर आप लो टाइड के पास जाएं तो पाकिस्तान के साहिल पर कहीं भी मैंग्रोव है, आप उसमें जाएं, थोड़ी सी इंजॉयमेंट होती है उस कीचड़ में चलना, उसमें रहना, उसमें जाके चीजों को देखना, उसमें उस हैबिटाट को देखना, वहाँ बर्ड्स को देखना, मछलियों को देखना। क्योंकि आपको पता है हमारे मैंग्रोव्स में एक ऐसी भी मछली होती है जो मैंग्रोव पे चढ़ती है, दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है, उसमें केकड़े होते हैं, वो जाके देखते आप एंजॉय कर सकते हैं। माहौल का हिस्सा बनना जो है वो आदमी को जब ऐसे इलाके में आप जाते हैं जहां आप कुदरत को ओरिजिनल शक्ल में देखते हैं तो फिर आपको अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास होता है और कुदरत की सनाइयों को आप देख के कि अल्लाह ताला ने कितनी चीजें हमें अता की हैं जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं है। हम उससे 4 कदम के फासले पर रहते हैं और हमें नहीं पता कि मैंग्रोव कितने हजारों जानवर उसके अंदर मौजूद हैं और उसके अंदर खुद एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, वो देखने से लगता है। इसके अलावा चाहे समुंदर हो, मैंग्रोव हो या किसी किस्म का समुंदर के किनारे रेतीला साहिल भी हो, तो अगर मौसम अच्छा है उसमें जाएं, देखें, उसको एंजॉय करें। उसमें देखने से ताल्लुक उससे आप जैसे लोगों को शेल जमा करने का शौक होता है, ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी एक्टिविटी है। इतने खूबसूरत शेल समुंदर के अंदर मिलते हैं, उनको जमा करना। समुंदर के किनारे जो पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होते हैं। और वहाँ पर जाकर आपको पता चलता है कि जो जितने भी जंगलात हैं या ये जो दरख्त हैं, उसके जो सारा इकोसिस्टम है वो कितना खूबसूरत है और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और वहाँ जिस तरह से आप जाते हैं और फिर वो WWF
IF के जो मेंबर्स होते हैं वो आपको पूरा विजिट कराते हैं, दैट्स ऑसम एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच अंकल फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और बहुत ज़बरदस्त बातें हमारे साथ में शेयर की, हमें बताया कि कहाँ कहाँ पर हम पिकनिक के लिए जा सकते हैं, कौन कौन से जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके लिए बेस्ट अट्रैक्टिव पिकनिक पॉइंट कौन से हैं। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज के शो का फीडबैक ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।